हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव का चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। और आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, और इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। बेसिकली इसमें आपको आपस में डिस्कस करके और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करना है, एंड देन यू आर सपोज टू राइट द आंसर्स इन 30 to 40 वर्ड्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया गया है। क्यों आपसे कहा गया है कि डिस्कस कीजिए? क्लासरूम में जब हम बैठे हैं तब हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जब हम आपस में पढ़ रहे हैं तो उससे डिस्कशन से क्या होता है, हमें एक और क्लैरिटी आती है किसी भी आंसर को फ्रेम करने से पहले। अब इसी चीज़ को लेकर मैं आपको एक बात बता दूं, जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर तो डिस्कस करना अलाउ होता नहीं है। हाँ, देयर आर चीटिंग्स बट देयर शुड बी नो चीटिंग्स एट ऑल स्टूडेंट्स। तो जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है अगर, तो आप उसका आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? डिस्कस तो कर नहीं सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और धड़ाधड़ उसका आंसर लिखना आपने स्टार्ट कर दिया, ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में उस आंसर को फ्रेम कर लें, सोच लें कि आपको किस तरीके से उस आंसर को लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको उसमें लेकर आने हैं। अब अक्सर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम सोचने बैठेंगे, दिमाग में लाएंगे कि हमें कैसे क्या आंसर लिखना है, तो शायद बहुत टाइम वेस्ट होगा और हम जो आंसर लिखेंगे ना तो हमारा शायद पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप पहले से प्लान कर लेंगे अपने दिमाग में कि आपको अपना आंसर किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से अपने आंसर को 30 से 40 शब्दों में ही उसका समावेश करना है, उसको उसी में ही सीमित रखना है, तो आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे ही हम आंसर्स लिखते हैं तो कई बार 2-3 लाइन लिखने के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि अरे हमें ये पॉइंट तो पहले लिखना चाहिए था, तब ये सेंटेंस या तब ये आंसर बेटर होता। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमारे आंसर्स को बेहतर या कमज़ोर बनाती हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों की ही वजह से आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, या अगर अच्छे से लिखा है तो इन्हीं छोटी चीज़ों की वजह से आपको मार्क्स बेटर मिल सकते हैं। हो सकता है सुनने में लगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत है इस चीज़ को लेकर, बट एक्चुअल में नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करने भर की देरी है। उस प्रैक्टिस को करवाने के लिए ही आपसे ये कहा गया है कि आप क्लास में आपस में डिस्कस कीजिए एंड देन आंसर। ड्यूरिंग एग्जाम्स यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस, यू आर सपोज टू थिंक बिफोर यू राइट योर आंसर। आई होप आई एम क्लियर। अब देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। The sound was a familiar one. What sound did the doctor hear? What did he think it was? How many times did he hear it? Find the places in the text. When and why did the sounds stop? ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं बेसिकली, और सभी के आंसर बहुत ही छोटे छोटे हैं। फिर भी पूरा चैप्टर एक बार में कवर कर लिया गया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले है कि द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। तो ये जो फ्रेज़ है कि जो साउंड है जो बहुत ही जाना पहचाना सा है, तो यहाँ जो है किस साउंड के बारे में बात की जा रही है, डॉक्टर को कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो किसका साउंड सुनाई दे रहा है उन्हें? रैट्स का, इधर से उधर भागने का जो सरसराहट वाला जो साउंड था वो सुनाई दे रहा है। What did he think it was? उन्हें क्या लगा वो क्या है? तो उनको मालूम ही था कि इस रेंटेड रूम में बहुत सारे चूहे रहते हैं, तो चूहों की ही आवाज़ थी वो। How many time did he hear it? कितनी बार उन्होंने इस आवाज़ को सुनी? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या उससे ज़्यादा बार? वो हम देख लेते हैं। And find the places in the text. When and why did the sounds stop? Well, आपको ये बताना है कि कब कब उन्हें ये जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दी, और फिर आपको रीज़न बताना है कि एक समय के बाद वो आवाज़ें आना रुक क्यों गई। अब 1 by 1 इस क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लिखना है वो रिटन
डिटेल में देख लेते हैं। सिंस इट्स रिटन हेयर 30 to 40 वर्ड्स होने चाहिए, तो ये एक अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप पूरे 100 शब्दों का, आधे पेज का या एक पेज का आंसर लिख दें, ये नहीं करना है आपको। ऑल राइट। The doctor heard the sound of rats 4 times with which he was familiar. The phrases are: again I heard that sound from above, again came that noise from above, and suddenly there came a dull thud as if a rubber tube has fallen. ये जो phrases लिखे हैं जो quotes में हैं, quotes होते हैं, ये जो साइन होते हैं ये होता है कोट। ठीक है, यहाँ से मैं अच्छे से बनाती हूँ। ऑल राइट, ये होते हैं कोट्स, और यही जब डबल हों तो इसे कहते हैं हम डबल कोट्स। तो जब भी कोट्स या डबल कोट्स में कोई सेंटेंसेस लिखे हैं, फ्रेज लिखे हैं, इसका मतलब उन्हें कहीं और से एज इट इज़ हमने लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से कॉपी पेस्ट जैसा मामला होता है। तो आपको बेसिकली यही बताना था कि कहाँ कहाँ से ये हमने लिया है। फाइन, तो आपने कहाँ कहाँ से, अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबाव, what did he think it was, how many times did he hear it, and find the places in the text। तो how many times did he hear, वो places का मतलब ये है कि वो phrases ये आपको बताने हैं। अभी टेक्स्ट में से कौन सा प्लेस बताओगे आप, ऐसे तो बोल नहीं सकते ना कि वहाँ फिर राइट कॉर्नर में फिर उस पेज नंबर पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ था, इस तरीके से तो एड्रेस नहीं बताओगे ना। तो आपको बेसिकली प्लेसेस बताने से मतलब है आपको वो फ्रेजेस लिखने यहाँ होते हैं। ऑल राइट, इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जितना हो सके अपने टेक्स्ट में से फ्रेजेस को याद रखने की कोशिश कीजिए। सब याद होना संभव नहीं है, लेकिन अगर अभी से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे पढ़ना, याद हो जाएंगे। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है रीडिंग। जितनी बार रीड करेंगे उतनी ही बार आपकी वो सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, तो रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। द फ्रेजेज़ आर अगेन आई हर्ड दैट, ये जो 3-4 फ्रेजेज़ ये जो लिखे हैं यही वो फ्रेजेज़ हैं, आप इन्हें ध्यान से समझ के लिखिए। आफ्टर द स्नेक अपीयर्ड द साउंड स्टॉप्ड, इसमें यही लास्ट में पूछा गया है व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड्स स्टॉप, वो आवाज़ें बंद क्यों हो गई। एक्चुअली वो आवाज़ें डॉक्टर को लग रहा था कि रैट की हैं, लेकिन एक्चुअल में रैट की थी नहीं। रैट्स की क्यों नहीं थी, क्योंकि चूहा और रैट की तो कितनी अच्छी फ्रेंडशिप, चूहा और जो स्नेक होते हैं उनकी कितनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, हमें पता ही है। चूहे को देखते ही सांप उन पे झपट्टा मार लेता है, उसकी खुराक यही है सांप की, चूहा। ऑल राइट, तो इसीलिए जैसे ही चूहों को पता चला होगा कि यहाँ सांप है, वो तो दुम दबाकर भाग ही गए होंगे, लेकिन सांप की वो आवाज़ थी, चूहों की थी नहीं। तो जैसे ही वो सांप गिरा और डॉक्टर के सामने आ गया, तो सरसराने की आवाज़ जो थी, जो क्रॉलिंग वाली वो जो आवाज़ थी, वो एकदम बंद हो गई। ऑल राइट, आई होप ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसमें जो एक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो हो सकता है वो हो सकता है ये फ्रेजेस जो स्पेसिफिकली आपको मेंशन करने हैं, यानी जो प्लेसेस पूछी गई हैं, तो फ्रेजेस आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन से दो महत्वपूर्ण और अर्थ शेकिंग मतलब धरती हिला देने वाले, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो डिसीजंस हैं वो यहाँ लिए हैं डॉक्टर ने, जब वो अपने आप को आईने में निहार रहा था। तो अपने आप को आईने में निहारते हुए वो बहुत, वैसे तो उसने मल्टीपल डिसीजंस लिए थे, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट एंड द अर्थ शेकिंग डिसीजन। वेल, सबसे पहले तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया था अपने आप को देख के कि मुझे अपने आप को और बेहतर प्रेजेंट करना है और ज़्यादा हैंडसम दिखना है, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं रोज़ क्लीन शेव करूँगा ताकि मैं एकदम नीट एंड क्लीन दिखूँ, अप टू द मार्क दिखूँ, यानी एकदम बढ़िया और हैंडसम नज़र आऊँ। दूसरा अर्थ शेकिंग डिसीजन जो था कि I am going to keep this attractive smile on my face, यानी मैं ये जो attractive smile है ना, वो अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराकर भी देख रहे थे कि मुस्कुराता हुआ मैं कैसा नज़र आता हूँ। तो यही इसी वजह से उन्होंने अपने आप को देखकर हंस रहे थे और उन्हें
लगा कि मैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता हूँ, तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं हमेशा से हंसते ही रहूँगा, स्माइल करते रहूँगा। तो हंसना मतलब हा हा ही नहीं, स्माइल मतलब मुस्कुराना, यानी एक प्लेजेंट सी स्माइल, एक मनमोहक मुस्कान हमेशा मैं अपने चेहरे पे रखूँगा। ऑलराइट, तो यही बेसिकली यही था जो डॉक्टर ने डिसीजंस लिए थे। आइए देख लेते हैं इसका written explanation. He decided to shave daily and grow a thin mustache so that he would look more handsome. इसका ये मतलब है कि वो रोज़ डेली शेव करेंगे, अपना बियर्ड डेली, दाढ़ी डेली शेव करेंगे, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश। मुस्टैश मतलब मूछें, एक पतली बारीक सी मूछें भी रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब चेहरा क्लीन लगेगा और एक मूछें रखेंगे तो और भी ज़्यादा मस्क्यूलिन एंड हैंडसम लगेंगे, सो दैट ही वुड लुक मोर हैंडसम, और भी ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे। दूसरा जो अर्थ शेकिंग डिसीजन उन्होंने लिया वो था ही वुड ऑलवेज हैव एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। वो हमेशा अपने चेहरे पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे ताकि जो भी उन्हें देखे वो उन्हें बहुत पसंद करे और बहुत ही ज़्यादा वो उनके मन में एकदम उनकी तस्वीर ही छप जाए कि कितना हैंडसम और मनमोहक नौजवान है, और डॉक्टर भी है और अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई है। ही इज़ स्टिल अ बैचलर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. ये पूरा का पूरा जो फ्रेज़ है ये चैप्टर में से एज इट इज़ लिया गया है कि मैंने अपने आप को आईने में देखा और मैं मुस्कुराया। ये डॉक्टर ने कहा और थोड़ी देर के बाद ही सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ गए थे स्नेक। तो स्नेक जब आया उसके बाद I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं वो सांप वाप को तो सब भूल गया क्योंकि मुझे तो एकदम मौत ही नज़र आ रही थी। ये डॉक्टर का ही कहना है ना, क्योंकि इतना करीब किसी सांप को देखना, एक फुल ब्लडेड कोबरा को 3 से 4 इंच दूर अपने आप से देखना, इट्स नॉट दैट ईजी। ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और ख़तरनाक है। तो जब उन्होंने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाया तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर अपने आप पर ही मुस्कुरा दिए, अपने आप पर ही एक सेल्फ डिप्रिशिएटिंग स्माइल जो होती है, यानी खुद की एक हंसी सी उड़ाने जैसी स्माइल उन्होंने की। सो व्हाट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही फर्स्ट स्माइल्स, यानी जब वो पहली बार जब अपने आप को आईने में देख रहे थे तब जब वो मुस्कुराए, एक तो वो मुस्कान है और दूसरा ही स्माइल्स अगेन, दूसरी बार जब वो मुस्कुराए तब मुस्कुराए थे जब सांप एकदम उनके करीब था और ये पॉसिबिलिटी थी कि वो डॉक्टर को डस सकता था, इज़न्ट इट। तो ये 2 बार डॉक्टर यहाँ मुस्कुराए। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों ही मुस्कुराहटों में क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या अंतर है। इन वॉट वे डू हिज थाट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई। ऐसा क्या हो गया था इतने छोटे से समय के दौरान कि डॉक्टर ने अपना डिसीजन और उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो सोच है वो बदल गई। वो किस वजह से बदली और क्यों बदली? मतलब जब वो अपने आप को आईने में देख रहे थे तब मुस्कुरा रहे थे और जब अपने आप को एकदम सांप के सामने पाया तब भी मुस्कुरा रहे थे। दोनों ही मुस्कान डॉक्टर की ही थी, लेकिन उन मुस्कान में डिफरेंस था, सेम तरीके की मुस्कान नहीं थी। वो डिफरेंस क्यों आया? वेल बेसिकली ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए आया क्योंकि पहले जब वो अपने आप को निहार रहे थे आईने में तो उन्हें लगा मैं तो कितना ज़्यादा हैंडसम इंसान हूँ, कितना वेल क्वालिफाइड भी हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो भी मुझे देखेगा वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेगा। तो उनके इस रवैये से समझ में आ रहा था कि उनमें बहुत ही ज़्यादा अब घमंड आता जा रहा है, एरोगेंस आता जा रहा है, और इसी वजह से वो स्माइल पास कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन जब सांप उनके सामने आ गया, उनके हाथ से लपट गया और एकदम थोड़ी ही दूरी पर था उनके चेहरे से, तब उन्हें डॉक्टर को लगा कि मेरे सामने तो सांप नहीं, एकदम मौत ही खड़ी हुई है। तो वो उस सिचुएशन में जब आए तो ऑल ऑफ अ सडन वो अपने आप पर ये सोचकर हंसने लगे कि थोड़ी देर पहले जहाँ मैं इतना घमंड कर रहा था
अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि घमंड मैं किस बात का करूं, लाइफ का कभी कोई भरोसा होता नहीं है, वो कब ख़त्म हो जाए। इसका मतलब वी ऑल आर लाइक पपेट्स, हम भगवान की कठपुतली ही हैं। इसलिए हमें हमारी किसी भी चीज़ पे या किसी भी खूबी पे बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बोस्ट नहीं करना चाहिए। BOAST, BOAST, बोस्ट नहीं करना चाहिए। बोस्ट करने का मतलब होता है ढींगे मारना या बहुत ही शो ऑफ करना। तो कभी भी बोस्ट नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपनी थोड़ी सी भी तरक्की हो उस पर खुश होइए, लेकिन वो कभी सर नहीं चढ़नी चाहिए। जब इन सभी चीज़ों का एहसास डॉक्टर को हुआ, उसी समय उन्हें खुद पर ही एक हंसी सी आ गई कि मैं क्या सोच रहा था और देखो वास्तविकता क्या है। कारण भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनको रियलिटी का एहसास हो गया। जो ख़याली पुलाव वो पहले बना रहे थे, वो ख़याली पुलाव अब वास्तव में जब आए तो कोई पुलाव नहीं थे बल्कि सांप का फन था। ऑलराइट, देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। When he first smiled, the doctor felt that he had a good smile, but a little later when he smiled, he laughed at his destiny. अपनी किस्मत पर हंसने लगे कि देखो क्या तकदीर है मेरी, कि अभी थोड़ी देर पहले जहाँ अपने आप को निहार के मैं अपने आप की इतनी तारीफ़ सोच रहा था कि मैं तो पता नहीं क्या क्या ही हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हूँ। अब तो शायद मैं अगला पल भी देखूँगा या नहीं, मालूम ही नहीं है। His thoughts changed because of the snake and he felt he was quite near to his death. उस सांप की प्रेजेंस की वजह से ही इनके सभी थॉट्स में एक बदलाव आ गया और डॉक्टर को लगा कि अब तो वो मौत के एकदम निकट हैं, एकदम करीब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और हो सकता है कि वो अगला पल ही अब उन्हें देखने को नसीब ना हो। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, लेकिन जब आपको इसको अपने आंसर्स में लिखना है तो क्रिस्प एंड क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए। अननेसेसरी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 30 to 40 वर्ड्स का ही आंसर करने वाला क्वेश्चन है। ऑलराइट, This story about a frightening incident is narrated in a humorous way. What makes it humorous? Think of the contrast it presents between dreams and reality. Some of them are listed below. अब ये जो स्टोरी है बेसिकली काफ़ी, वैसे तो एक डरा देने वाली सी ही स्टोरी है। जिस मुद्दे पे है, देखिए बाद में जब हम कई किस्से ऐसे होते हैं जो बाद में जब हम सुनते हैं तो हम सभी को बहुत हंसी आती है। वी फील सो फनी अबाउट इट, हमें बहुत ज़्यादा वो मजाकिया भी लगती है और सब। लेकिन अगर हम यही सोचें कि जब वास्तव में वो घटना घट रही होगी तब वो बिल्कुल भी फ़नी नहीं होगी। यानी जब डॉक्टर ने वास्तव में उस सांप को अपने इतने नज़दीक पाया होगा, इनफैक्ट इतने नज़दीक कि वो उनके हाथ से ही लिपटा हुआ है, उस समय डॉक्टर के लिए बिल्कुल भी एक फ़नी चीज़ नहीं रही होगी। लेकिन बाद में जब वो इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं और उनको एक रियलिटी भी हिट कर चुकी है, वास्तविकता समझ में आ चुकी है, तब उनको ये बिल्कुल लगता होगा कि उस समय उनको ये लगा, समझ में जब आया, उस समय वो इस सिचुएशन को बहुत ही ह्यूमरस बना सकते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो बहुत ही मजाकिया हो और सुनने वाले को भी बहुत आनंद आए। तो इसमें बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि वो सभी कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन या ऑपोजिट चीज़ें जो हैं वो बताइए, जो सपने और वास्तविकता के बीच में डिफ्रेंसिएशन जो है उसे प्रेजेंट करती है, उसे दिखाती है। और सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, कुछ हमें दिए हुए भी हैं। सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल है नहीं। सिर्फ आपको ये बताना है कि सपने और वास्तविकता के बीच में क्या जो डिफरेंस होता है वो आपको बताना है, और वो डिफरेंस इस स्टोरी में किस तरीके से दिया गया है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज़, मनी, possessions। तो इस और दूसरा जो पॉइंट है वो है द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन। इसमें आपसे बेसिकली ये पूछा गया है कि डॉक्टर, जब पैसे की और possessions की बात आती है,
मनी तो पैसे हो गए, लेकिन पोजेशंस क्या हैं? पोजेशन वो होता है कि वो सारी चीज़ें जो आपके इख्तियार में हैं, इख्तियार में है या आपके कंट्रोल में है। कि अगर मान लीजिए कोई ज़मीन अगर आपने ख़रीदी हुई है या कोई भी और आइटम अगर आपने ख़रीदा हुआ है, तो इट मीन्स इट इज़ योर पोजेशन, वो आपका पोजेशन है, आपका उस चीज़ पर अधिकार है। तो वो आपका अधिकार होना या उस चीज़ का आपके इख्तियार में होना। ऑलराइट, सो दैट इज़ नोन एज पोजेशंस। तो मनी और पोजेशन के मामले में डॉक्टर किस तरीके का व्यक्ति है? दूसरे में अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब वो जिस तरीके से दिखाई देते हैं, यानी उनका क्या ख्याल था कि वो बहुत ही हैंडसम नज़र आते हैं। ओके, वो दिखने में बहुत ही अच्छे हैं और उन्हें और भी ज़्यादा अपने अपीयरेंस पे, यानी जिस तरीके से वो दिखते हैं उस पर और भी काम करना चाहिए ताकि वो और भी आकर्षित नज़र आएँ, अट्रैक्टिव नज़र आएँ। ठीक है। और उसके बाद है एम्बिशन। एम्बिशन का क्या मतलब होता है? एम्बिशन का मतलब होता है लाइफ में जो आपका एम होता है, एम होता है या आपने जो भी अपना जो मकसद है आपका, या जो भी आपने एक सपना देखा है कि मुझे उसे अचीव करना है, तो इनका एम्बिशन क्या है? वैसे तो ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक होम्योपैथ डॉक्टर, लेकिन उन्होंने क्या एक सपना देख रखा है कि मैं कैसी लड़की से शादी करूँगा, उसे भी डॉक्टर होना चाहिए और उसे भी और क्या क्या होना चाहिए, वो रिच भी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से चलती होनी चाहिए, और लास्ट में वो एक फैट लेडी होनी चाहिए, मतलब एक मोटी लड़की, हैवियर लड़की। ऑलराइट, तो देख लेते हैं इसके रिटन एक्सप्लेनेशंस। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा द डॉक्टर हैज़ मीगर अर्निंग्स। मीगर का मतलब क्या होता है? इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दौरान भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पार्ट 1 में ये वर्ड आया था, एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में, और हमारे स्टेंस जो पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ जो है इस चैप्टर का, उसमें ये वर्ड है मीगर, और मीगर का मतलब होता है मामूली सी, कि मात्र इतना। ठीक है, मात्र। तो The doctor has meager earnings. He had a small rented room, only 60 rupees, some shirts, dhotis and a black coat. इसका मतलब है कि उनकी अर्निंग बहुत ही मामूली सी अर्निंग थी। क्यों? क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, और उनका जो किराए का जो कमरा था वो भी बहुत छोटा था। इसके अलावा जो उनके कमरे की हालत बताई गई है वो हमें ऑलरेडी मालूम है कि बहुत ही बुरी कंडीशन में ही था। एंड ही ओनली हैड 60 रुपीज़, उनके पास सिर्फ 60 रुपये ही थे अपने सूटकेस में। कुछ शर्ट्स थी, कुछ धोती थी, और सिर्फ एक कोट था। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ धोतीज़ एंड अ ब्लैक कोट लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे सॉलिटरी भी ऐड कर सकते हैं। रिमेंबर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी? सॉलिटरी वही वर्ड है जो चैप्टर में भी आपको दिया गया है। सॉलिटरी का मतलब होता है एकमात्र, यानी एकमात्र वही कोट, सिर्फ एक ही कोट उनके पास था, ब्लैक कोट, और उसे ही पहनकर वो रोज़ अपनी प्रैक्टिस पर जाया करते थे। तो ये पूरा वही सिचुएशन है जो रियल है। अब देखिए, आपसे बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, मनी और पोजेशंस। तो उनके जो सपने थे वो कितने बड़े बड़े थे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मेरे पास ये हो, वो हो, बट एक्चुअल में जो रियलिटी थी वो क्या थी? उनकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस भी हमने इसमें बता दिया कि किस तरीके के घर में वो रहते थे, कैसा रूम था उनका, और उनके पास क्या क्या चीज़ें थी। तो क्या क्या चीज़ें थी उनके पास? सिर्फ कुछ कपड़े थे, तो 60 रुपये थे, और एक कोट था। इसके अलावा एक गंदा सा मैला सा वेस्ट भी था, VEST। रिमेंबर, ये वही वेस्ट है जो चोर भी लेकर नहीं गया था। वो इतनी बुरी उसकी दशा थी, इतना गंदा और मैला था वो वेस्ट, कि उसे जो हैंगर पे टांगा तो वो हैंगर पे टंगा हुआ ही छोड़ गया वो चोर। कुछ भी सामान सब सामान ले गया, लेकिन ये जो वेस्ट है उसे छोड़ गया। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी, अपीयरेंस एंड एम्बिशन। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन होगा He believes in looking handsome, so he decided to shave daily and grow a thin mustache. इसका ये मतलब है कि appearance और ambition के मामले में वो कैसे थे? बेसिकली appearance का यहाँ पर बताया हुआ है कि वो अपने आप को बहुत ही handsome दिखाने में बिलीव करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो डेली शेव करेंगे और एक पतली सी मुस्टैश भी रखेंगे। मुस्टैश मतलब मूछें।
ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, तो वो किस तरीके के पर्सन को शादी करना चाहते थे। तो देखिए ये है रियलिटी, सॉरी ये है उनका ड्रीम और ये रियलिटी। ऑल राइट, तो किस तरीके के इंसान से वो शादी करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू मैरी अ women doctor, a doctor जिनकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी चलती हो, with good medical practice, right? इसके अलावा कौन से पॉइंट्स हैं, इसके अलावा है कि वो रिच भी होनी चाहिए, ऑल राइट, और लास्ट में वो एक फैट लेडी होनी चाहिए, शी शुड बी अ फैट लेडी। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनके दिमाग में थी। और फैट की होनी चाहिए कि अगर डॉक्टर से कोई भी गलती हुई तो अगर उसके पीछे मारने के लिए उनकी वाइफ भागना चाहे तो भाग ही ना पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, जो एक्चुअल में लेकिन इनकी जब शादी हुई तो किस तरीके की लड़की से हुई। शी वॉज अ थिन रीडी गर्ल, थिन रीडी गर्ल एंड शी वॉज अ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर याद है, स्प्रिंटर है एक प्रोफेशनल जॉगर। प्रोफेशनल जॉगर कौन होते हैं, या तो मैराथन रनर भी हम बोल सकते हैं या फिर धावक जो होते हैं वो। तो आइए इसका एक बार रिटन एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। पहला, he wants to marry a fat woman doctor with plenty of money। मैंने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी। सिंस यू हैव वर्ड लिमिट, आपके पास शब्दों की कमी है, आप उसमें कम भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्टर ने बताई हैं वो आपको लिखना ज़रूरी है। द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, he married a thin reedy person who had the gift of a sprinter। मतलब उनकी जो खूबी थी वो ये कि वो एक स्प्रिंटर थी, प्रोफेशनल जॉगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन ईच ऑफ दीज टू गेट योर आंसर। हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, यानी आपको इन क्वेश्चंस पे शॉर्ट पैराग्राफ्स की तरह आंसर्स लिखने हैं। पहला है हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, जब वो अपने आप को आईने में निहार रहे होते हैं तो उनका क्या ख्याल आता है खुद के प्रति, यही कि वो कितने बढ़िया दिखते हैं। और उसके बाद उनके वो ख्याल किस तरीके से और ऐड होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मैं अच्छा दिखाई देता हूँ, फिर उन्हें अचानक से ख्याल आता है मुझे अपने आप को और बेहतर दिखाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, कंघी करने लग जाते हैं, हेयर की पार्टिंग करने लग जाते हैं नीट एंड क्लियर लुक लेने के लिए। जैसे ही वो अपने आप को देखते हैं कि मैं बेहतर दिख रहा हूँ तो डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे रोज़ शेव करना चाहिए और एक पतली सी मुस्टैच भी यानी मूछें भी रखनी चाहिए। और फिर उनके और भी ज़्यादा ख्याल आते रहते हैं कि मुझे एक अट्रैक्टिव स्माइल भी रखनी चाहिए अपने चेहरे पे ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूं। और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए ये ख्याल पहुंच जाता है उनकी शादी को लेकर कि अब मुझे शादी भी करनी चाहिए और मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिनकी क्वालिटीज़ मैं ऑलरेडी आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप अब तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो देख लेते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन। When he looks in the mirror, he thought he had a very attractive smile, so he decides to keep that smile on his face always and to shave daily. And when he looks into the mirror, he feels content। एक किस्म से वो satisfy feel करते थे, अपने बहुत खुश feel करते थे। content का मतलब होता है satisfied, ठीक है, वो सेटिस्फाइड फील करते थे कि हाँ मुझे अब मैं जिस तरीके से दिखाई दे रहा हूँ, जिस तरीके से मेरा अपीयरेंस है, मैं उससे बहुत ही खुश हूँ और मुझे एटलीस्ट अपने अपीयरेंस से जिस तरह से मैं दिख रहा हूँ उससे कोई कंप्लेंट नहीं है। और मैं बहुत ही लकी भी हूँ कि इस तरीके से नज़र आता हूँ। तो मुझे जो लड़की जिस तरीके की पसंद है मैं वैसी ही लड़की से आगे चल के शादी भी करूँगा। Next question is his thoughts when the snake is coiled around his arm।
डॉक्टर का क्या ख्याल आया था, उनके दिमाग में क्या चलने लगा था जैसे ही उनकी बाजू पे जो सांप है वो आके लपट गया था। ख्याल वगैरह तो एकदम साइड में ही हो गए थे। सबसे पहले तो वो एक स्टैचू की तरह हो गए थे, एज इफ़ ही इज़ सम स्टैचू। ना वो सांस ले पा रहे थे प्रॉपरली, और थोड़े से भी मूवमेंट करने से डर रहे थे कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिला डुला तो हो सकता है ये मुझे डस लेगा और वहीं के वहीं मेरी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा तो वो चाह नहीं रहे थे। दूसरा, ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड थे नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं पीछे पलटूंगा तो मुझे एकदम इतना बड़ा फैट और फुल फ्लडेड कोबरा जो है वो एकदम मेरे 2-3 इंच दूर ही मेरे मुंह के मुझे नज़र आ जाएगा और फिर आके मेरे हाथ पे भी लपट जाएगा। तो ऐसा तो कुछ उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर जब वो ऐसी सिचुएशन में आ ही गए तो बुरी तरह डर गए। और जो फ्रेजेस इस चैप्टर में आपके लिए आपको यूज़ करने हैं वो आपको इस चैप्टर से एज इट इज़ लेने चाहिए। जैसे कि टर्न टू स्टोन, ये मतलब यही है कि वो एकदम पत्थर जैसे हो गए थे। ही वॉज टर्न टू स्टोन। तो अगर आप इस फ्रेज़ को एज इट इज़ लेकर अपने आंसर में एक्सप्लेन करेंगे तो और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएटली वो एक्सप्लेनेशन आएगा। अभी देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। When the snake is coiled around the doctor's arm, he sits there holding his breath. Terrified by the snake's presence, he starts thinking that he is a poor and stupid doctor. जैसे ही स्नेक आया और उनके हाथ पे लपट गया, वो वहाँ पर अपनी सांस को एकदम रोक कर बैठ गए। एकदम उनकी जो सांस है वो वहीं की वहीं ठहर गई और वो इतना ज़्यादा डर गए। टेरिफाइड का मतलब होता है बुरी तरह से डर जाना, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर जाना और दहशत में आ जाना बेसिकली। तो वो इतना ज़्यादा उस स्नेक की प्रेजेंस से इतनी दहशत में आ गए थे कि उनको ये लगने लगा था कि मैं कितना बेचारा और कितना गरीब और बुद्धू हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो अपने आप को क्या समझ रहे थे कि मैं कितना हैंडसम हूँ और कितना हाईली क्वालिफाइड हूँ, आई एम सो अट्रैक्टिव, ये सब अपने बारे में सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सांप को अपने सामने देखा, यानी कैसा सांप, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डेथ को ही अपने सामने देखा, जैसे ही लगा तब उन्हें समझ में आया कि मैं एक बहुत ही मामूली सा इंसान हूँ, मेरी अब कुछ इस सांप के सामने चल नहीं सकती है, एंड आई एम सो पुअर एंड अ स्टूपिड डॉक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम सोच रहे थे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसके बारे में हमारे सारे क्वेश्चंस थे। टेक्स्ट माने जो चैप्टर है, बेसिकली उस चैप्टर पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उन्हें आपको किस तरीके से आंसर करना है। लेकिन जब बात आती है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ बातें, कुछ फ्रेजेस इस चैप्टर में ऐसे यूज़ किए गए हैं जिनका डायरेक्टली मीनिंग, एक हिडन मीनिंग उसमें होता है। जैसे टर्न टू ग्रे नाइट भी वर्ड यूज़ किया है, आई वॉज नो लॉन्गर अ ग्रे नाइट, इस तरीके के बहुत सारे फ्रेजेस यूज़ किए हैं। या आई वॉज टर्न टू अ स्टोन, इस तरीके के फ्रेजेस इस्तेमाल किए गए हैं। तो आई वॉज टर्न टू स्टोन का मतलब क्या है कि मैं एकदम पत्थर जैसा हो गया, विच मीन्स कि मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल इस तरह से हो गया कि अगर मैं सांस लेने की भी आवाज़ की या सांस लेने में भी जो मूवमेंट अगर मेरी थोड़ी सी भी हुई तो ये सांप मुझे डस लेगा। तो ये होता है ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। इस तरीके की जो सेंटेंसेस होते हैं उससे और भी ज़्यादा जो हमारा रिटन एक्सप्लेनेशन होता है, या यूँ कहें कि जो भी चैप्टर है वो और भी ज़्यादा सुंदर नज़र आता है, बेहतर नज़र आता है और बहुत ही बढ़िया उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है। इसीलिए कुछ राइटिंग्स हमें अच्छी लगती हैं लेकिन कुछ राइटिंग्स हमें बेहद इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो हमें उस राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरीके की ब्यूटीफुल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। उसी के ऊपर अब थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, ये उसी पर बने, उसी तरीके की लैंग्वेज को जो यूज़ की गई है उस पर बने हुए कुछ क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से इन सब को यूज़ किया जाए। आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ऑलरेडी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। एक बार पढ़ा, समझ में आ गया, फिर रिवाइज कर लिया, दैट इज़ नॉट सफिशेंट।
लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स जो आप जितनी बार उसको रिवाइज़ करते रहेंगे या जितनी बार वो आपकी नज़र के सामने आए, अगर आप एक रीडिंग लगाएंगे तो वो आपकी डेली रूटीन की लाइफ का एक हिस्सा हो जाएंगे। मतलब फिर से वही आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, एक नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो बन जाता है धीरे धीरे। तो मैं फिर से कहूँगी, स्पेशली मैं लैंग्वेज के बारे में बोलूँगी कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आप याद करना मुश्किल है, रूल्स याद किए जा सकते हैं, ओके, लेकिन लैंग्वेज पूरी की पूरी याद नहीं, सिर्फ समझी जाती है और वो पूरी तरह से प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, डू नॉट स्टॉप, ऑलराइट। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Here are some sentences from the text. Say which of them tell you that the author was afraid of the snake, B was proud of his appearance, C had a sense of humor, D was no longer afraid of the options. अब यहाँ आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है I was turned to stone, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा सूट करता है इसको, या जिसका मीनिंग ये है। सो आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, was afraid of the snake, was proud of his appearance, had a sense of humor, was no longer afraid of snake। तो आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि एकदम पत्थर जैसा मैं हो गया था, यानी सांस भी नहीं ले पा रहा था, यानी वो बुरी तरह डर गए थे। डॉक्टर जो थे वो इतनी ज़्यादा उनकी सांस रुक गई थी और इतना दहशत में वो आ गए थे कि ये लो भाई, अब तो मैं चला, अब तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता और जो मेरे सामने है वो साक्षात मेरी मौत ही है। ऑलराइट, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? वेल, मैं तो आपको बता ही दूंगी, लेकिन आप भी तो कुछ करें। आप इतना सारा मैंने अच्छे से समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इट इज़ योर टर्न टू स्टार्ट राइटिंग इनटू द कमेंट बॉक्सेस। उसमें अपने ये ऑप्शंस लिखना आप स्टार्ट कीजिए कि क्वेश्चन 1 का इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, A, B, C या D। द सेम अप्लाइज टू क्वेश्चन 2। I was no mere image cut in granite। मेयर का मतलब क्या होता है कि मैं सिर्फ एक, यानी सिर्फ इतना सा, अगेन मामूली, जितना मामूली के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं मामूली या मैं सिर्फ एक इमेज की तरह या मैं सिर्फ एक परछाई जैसा या मूर्त जैसा नहीं था। कट इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताया था कि ग्रेनाइट एक किस्म का पत्थर होता है जो किचन स्लैब्स में या फ्लोरिंग, घर की फ्लोरिंग या फर्श के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो ग्रेनाइट है वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक पत्थर को नहीं, एक पत्थर को समझाने के लिए बताया गया है कि मैं यानी डॉक्टर पत्थर में कटी हुई कोई मूर्त नहीं रह गए थे अब। यानी ये वो सिचुएशन है कि जब वो सांप से अब बच गए थे, जब उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और चांस मिला कि अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, मेरा एस्केप मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि सांप अब उनके हाथ से उतर के टेबल पे जा चुका है। तो जैसे ही सांप टेबल पे चढ़ा वैसे ही डॉक्टर में ऐसा लगा मानो सांसें वापस आ गई हो उनकी। तो यही बता रहे हैं कि उनकी सांस वापस आ गई है। तो फिर से आपको एक्सप्लेन करना है कि A, B, C या D में से कौन सा ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, ऑल्दो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के दौरान ये सब एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, लेकिन यहाँ कर चुकी हूँ वहाँ पर, लेकिन अभी ये सब एक्सप्लेन इसलिए करती जा रही हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए ये समझना कि कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन के लिए सही होगा। और स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखते हो रहना बिल्कुल मत भूलिए। आप बिल्कुल हर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि वो सभी के सभी सही हों। थर्ड क्वेश्चन इज द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है कि आर्म में क्या होने लगा। बेसिकली इसका मतलब है कि आर्म उसने इतना ज़ोर से जकड़ा हुआ था, सांप ने डॉक्टर के जो बाजू है उसको इतना ज़ोर से जकड़ा हुआ था कि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द हो रहा था और मानो उनके हाथ में अब कोई जान ही नहीं बची है, बिल्कुल एनर्जी एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है कि सारी जितना भी दम होता है हाथ में वो दम एकदम ख़त्म हो चुका है, सारा ड्रेन हो चुका है। ठीक है,
तो फिर से आपके सामने वही है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। चलिए आइए देख लेते हैं आगे। I was turned to stone, was afraid of the snake. मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि पत्थर जैसा हो गया, यानी हमारा ऑप्शन A is the correct option. I was no mere image in granite, मतलब ऑप्शन होगा D. I was no longer afraid of the snake. मैं अब जो सांप है उससे अब डर नहीं रहा था। इनफैक्ट मेरे सेंसेस वापस आ गए थे, मेरा वापस होश आया मुझे कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मतलब अगर अभी भी मैं डरता ही रहा तो मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊँगा, यहीं बैठा रह जाऊँगा, विच इज़ नॉट राइट। तो लास्ट क्वेश्चन है, द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, यानी आई वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, यानी फिर से ऑप्शन ए ही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि चारों के चारों ऑप्शन को आपको किसी ना किसी तरह यूज़ करना है। नो, आपको बस इस तरीके से यूज़ करना है कि आपको करेक्ट होना चाहिए वो, दैट्स इट। अब क्वेश्चन तो 3 ही है, ऑप्शन 4 हैं, तो फिर वो चारों तो वैसे भी यूज़ नहीं हो सकते। तो आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि सही कौन सा है, दैट इज़ इट। अगर रेपिटेशन आ रहा है इट इज़ फाइन, ऑल राइट। आई होप आप सबने इन सभी क्वेश्चंस के सही ऑप्शंस ही अपने कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे, एंड अगर ऐसा है सो वेरी वेल डन स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, Oh God. ये भी सारे वही ऑप्शंस हैं जो पहले 3 क्वेश्चंस में हमने देखे हैं, सारे ऑप्शंस वही हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू और आंसर्स ये आपको अभी भी देते रहना है, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखते रहना है। कि मैंने इमेजिनेशन में जैसे ही मैंने यानी डॉक्टर ने सांप को देखा तो उनको क्या ख्याल आया था, सबसे पहले उनका दिमाग यही भागा था कि थोड़ी देर पहले मैं जो अपनी इतनी डींगे मार रहा था ना कि मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, मैं ऐसा हैंडसम हूँ, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा, और बहुत प्राउड और बहुत ही एरोगेंस दिखा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन मौत अपनी नज़र के सामने दिखाई दी तो उनको क्या लगा कि भगवान ने पनिशमेंट देने के लिए और एहसास दिलाने के लिए ही ये सांप को भेजा है यहाँ पर, ताकि मैं फिर से धरती पे आ जाऊँ। जब जैसे ही उनके दिमाग में ये ख्याल आया तो उनका मन क्या किया, उनको इमेजिनेशन मतलब उनका दिमाग ये काम किया कि मैं अपने दिल पे सुनहरे अक्षरों से बड़ा बड़ा लिखवा लूँ, ओ गॉड, यानी हे भगवान। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हें वो भगवान ही उस वक्त याद आ रहे थे कि अगर इस सिचुएशन से कोई मुझे बाहर निकाल सकता है और बचा सकता है तो वो सिर्फ परमात्मा ही हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यू ऑलरेडी नो ऑल द 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको A, B, C या D में से सेलेक्ट करके यहाँ आंसर देना है। I didn't tremble, I didn't cry. मैं ना ही, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना, ना ही मैं कपाया और ना ही मैं रोया। यहाँ क्राई आउट का मतलब रोना नहीं है, यहाँ क्राई आउट का मतलब है कि ना ही मैं चीखा। तो मतलब ना तो मेरे मुंह से किसी तरीके की कोई चीख निकली और ना ही मैं किसी तरीके की कपी छूटी। जैसे हम एकदम कांपने लग जाते हैं ना जब कोई भी जानवर या मान लीजिए सांप ही हमारे सामने अगर आ जाए तो एक डर लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर में इस तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं आया, वो ना तो घबराए थे ना ही चीखे थे। तो क्या उन्हें कोई डर नहीं लगा? डर के मारे ही तो इनकी ये हालत हो गई कि वो हिल भी नहीं पाए, क्योंकि सबसे पहला ख्याल यही था कि अगर ज़रा सी भी मूवमेंट की तो ये सांप उन्हें जान से मार देगा, डस लेगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब है उन्हें यहाँ बेतहाशा डर लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन था, सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा कि मैंने जब अपने आप को, यानी डॉक्टर ने जब खुद को आईने में देखा तो वो मुस्कुराए और उन्हें लगा वाह ये कितनी मनमोहक मुस्कान है, कितनी अट्रैक्टिव स्माइल है, कितनी आकर्षित मुस्कान है मेरी कि कोई देखे तो इसमें खो ही जाए। वेल, कौन सा ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कीजिए और लिखिए। I was suddenly a man of flesh and blood. ये कब है? ये तब है जब वो जो सांप हैं उनके बाजू से उतर के और
टेबल पे चला गया था और ये वो टाइम है जब डॉक्टर को उनका एस्केप मिला था। एस्केप मतलब वो रास्ता मिलना कि अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और निकल सकता हूँ। तो जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली वो चले गए थे वहाँ से और भाग कर अब कहाँ गए, अपने फ्रेंड के यहाँ, जहाँ उन्होंने सेफ महसूस किया। तो ये वो पॉइंट है कि मैं अचानक से अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, यानी वापस से मेरे में सांस आ गई थी। कब? जब वो सांप मेरे हाथ से उतरा। तो यानी मैंने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। अगर मैं डरता रहता तो क्या ये कर पाता? शायद नहीं। तो अभी मैं किस सिचुएशन में हूँ, अभी मेरी क्या हालत है कि मैं ये डिसीजन ले पाया? मेरे सेंसेस वापस आ गए और ए बी सी और डी ऑप्शन में से जो कोई भी ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स आपको वो ही लिखना है ताकि और अप्रोप्रिएट आंसर इसका आ सके। देख लेते हैं क्या क्या आंसर्स हैं। फर्स्ट का आंसर है आंसर ए, वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, यानी वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि भगवान मैं तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों से अपने दिल पे लिखवा लूँगा, मुझे इस सांप से बचाओ। नेक्स्ट इज आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, अगेन वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, कि फिर से इतना ज़्यादा डर गए थे कि उनको और कुछ तो सूझा नहीं, उनको यही लगा कि पूरी तरह डर कर कि ना तो मैं हिलूँगा ना चीखूँगा, क्योंकि अगर ज़रा सी भी मूवमेंट करी तो ये सांप मुझे डस लेगा। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस, यानी जिस तरीके के वो दिखाई देते हैं, जैसे वो नज़र आते हैं वही होता है ना अपीयरेंस, तो जिस तरीके के वो नज़र आते हैं उस पर वो बहुत ही प्राउड थे। ये है हमारा ऑप्शन बी। लास्ट है I was suddenly a man of flesh and blood, यानी was no longer afraid of the snake, यानी अब वो स्नेक से नहीं डर रहे थे। देखिए मन में भले डर होगा, एक खौफ होगा, लेकिन वो एज सच डर नहीं रहे थे। उस टाइम पे उनको वो एक मौका मिला, एक चांस मिला कि अब मुझे यहाँ से भागकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं यहीं बैठा रहा तो हो सकता है वापस ये पलट कर मुझ पर आ जाए और इस बार तो डस ही लेगा। तो मुझे अगर ये मौका अगर मिला है तो मैं अब यहाँ से भागता हूँ। तो उनका जो दिमाग है प्रॉपरली काम करने लगा था, एकदम स्टोन की तरह नहीं था। ओके, I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. यहाँ पर वो प्राउड कर रहे हैं कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत एक बैचलर हूँ, अभी तक तो मेरी शादी हुई नहीं है, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। तो एक तो मेरी शादी नहीं हुई और ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो सोचो मैं कितना ज़्यादा एलिजिबल हूँ, मतलब कितना ज़्यादा लायक हूँ, और इस समाज में तो मैं अगर बाहर निकलूँगा तो मुझे देखकर कितने लोग मुझे पसंद करेंगे। तो यहाँ पर है उनका एरोगेंस, किस चीज़ को लेके? अगेन आपको अपने ए बी सी और डी ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। और स्टूडेंट्स हम आ गए हैं अभी अपने 8th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन तक आप लोगों ने क्या ऑप्शंस लिखे हैं, आप अपने मार्क्स, अपने स्कोर्स भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए दैट आउट ऑफ 7 हाउ मच हैव यू हैव स्कोर्ड सो फार। ऑलराइट, मिस मत कीजिए। लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 8। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ये अभी अपने दिखने के हिसाब से बात कर रहे हैं कि एरोगेंस है उनमें। ऑलराइट, सिलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. यहाँ पर हल्का सा गुस्सा है। डॉक्टर जो है वो जब सारा सिचुएशन ओवर हो गया था, वो अपने फ्रेंड के यहाँ बच बचा के पहुँच गए थे, और नेक्स्ट डे जब वापस अपने रूम में आए कि नहीं अब तो मैं, वो कमरा तो खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पे कभी चूहे हैं, कभी स्नेक है, पता नहीं कल को कहीं कोई शेर चीता ना आ जाए और मुझे खाई जाए, इससे पहले कुछ ऐसा हो, मैं वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के ले जाता हूँ और मैं कहीं और सेफ जगह रहूँगा। जैसे ही वो पहुँचे तो 2-3 लोगों को लेकर पहुँचे और देखा कि भाई कैसी क्या सिचुएशन है, लेकिन जब देखा तो पता चला कि चूंकि वो भागते रात को इतनी ज़ोर से जल्दी से भागे कि वो दरवाज़ा वगैरह बंद करना तो उन्हें कुछ ख्याल था ही नहीं, ऐसा तो कोई होश नहीं था उन्हें, इसलिए वो घर खुला छोड़कर ही बिल्कुल जान बचाकर भाग गए। इसीलिए चोर को ये मौका मिल गया कि वो उनके रूम में आके आराम से इत्मीनान से चोरी कर सकें, और इसीलिए वो उनका सारा कमरा एकदम साफ़ कर चुके थे। लेकिन गुस्सा किस बात का आया था डॉक्टर को कि वो चोर एक वेस्ट को छोड़ गया था खूंटी पे लटका हुआ, चूँकि वो वेस्ट जो था वो इतना गंदा, इतना मैला कुचैला था कि
एक चोर ने भी उसको लेकर जाना उचित नहीं समझा कि साफ करके या धो के पहन सकता था ना बाद में, लेकिन नहीं, इतनी जहमत कौन उठाए, इतनी बुरी हालत में था वो। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स? इट माइट बी अ ट्रिकियर वन, लेकिन आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ लिखना है। तो इस्तेमाल कीजिए अपना सारा कॉमन सेंस और यहाँ पे सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, was it try to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? मैं यहाँ पर आपको vermilion spot के बारे में एक बार वापस बता देती हूँ। vermilion का शाब्दिक अर्थ होता है एक ये किस्म का कलर होता है लाल या महरून, यानी रेड और मरून कलर। ये बेसिकली होता है हिंदू कल्चर में जो टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं या मांग भरते हैं, तो जो सिंदूर होता है उसे वर्मिलियन कहा जाता है। तो सिंदूर लगाना ही या टीका लगाना ही वर्मिलियन स्पॉट कहलाता है। तो वर्मिलियन हो गया सिंदूर, वर्मिलियन स्पॉट हो गया बिंदी लगाना या माथे पर टीका लगाना। तो इसमें यही बताया गया है कि डॉक्टर किसके बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त? स्नेक के बारे में। जब स्नेक अपने आप को शीशे में देख रहा होता है, आईने में निहार रहा होता है, उस समय वो क्या सोच रहा होता है? तो डॉक्टर के दिमाग में यही चल रहा था कि शायद ये देख क्या रहा है अपने आप को आईने में, क्या ये देख रहा है कि उसे भी मूछें उगा लेनी चाहिए, या उसे आई शेडो लगाना चाहिए, या मस्कारा लगाना चाहिए, या टीका लगाना चाहिए। मतलब फुल ऑन मेकअप की बात। यहाँ पर भी डॉक्टर के दिमाग में कहीं ना कहीं यही है कि ये जो सांप है वो भी मुझसे कुछ अलग नहीं है। जिस तरह से मैं अपनी अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा था या सोच रहा था कि मैं कितना अट्रैक्टिव दिखूं, शायद इस वक्त ये जो सांप है वो भी अपने आप को देखकर यही सोच रहा होगा कि मैं दिखने में कैसा लगूंगा, या मैं कितना हैंडसम लगूंगा या लगूंगी। डोंट फॉरगेट, अभी तक उनको ये भी नहीं पता चला था डॉक्टर को कि ये जो सांप है वो नाग है या नागिन है, मेल और फीमेल। ही डिडंट नो अबाउट इट। तो वो यही सोच रहा था कि क्या मूछें उगाएगा, अगर मेल है तब तो मूछें उगाने की बात सोचेगा, और अगर फीमेल है तो मेकअप करने की बात सोचेगी। तो यही डॉक्टर के दिमाग में चल रहा था। अभी चारों ऑप्शंस में से यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको सोचना है और कमेंट सेक्शंस में लिखना है। Well, answer 8 was proud of his appearance. B 8 क्वेश्चन तो एक्चुअल में बहुत ही इजी भी है मैं कहूँगी, और डायरेक्ट भी है कि वो अभी बोस्ट कर रहे हैं। BOAST, बोस्ट कर रहे हैं या बोस्टिंग, यानी डींगे मार रहे हैं कि मैं कितना बढ़िया दिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The fellow had such a sense of cleanliness, मतलब had a sense of humor. This is the C ऑप्शन। ये सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाता है कि उस समय तो बहुत तेज़ गुस्सा आया होगा डॉक्टर को जब उन्होंने देखा कि मेरा पूरा सामान चोरी हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, तो मैं अब क्या करूं। वैसे ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, ऊपर से चोरी भी हो गई है और अब उनको नया घर भी लेना है। तो कितनी सारी सिचुएशंस एक साथ उनकी लाइफ में आ गई थी, और उससे पहले ही एक रात उनके साथ इतना बड़ा हादसा भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, राइट। तो एक्सपीरियंसेस कुछ एक साथ ही इतने सारे आ गए कि आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा उस वक्त डिस्टर्ब्ड हो गए होंगे। लेकिन आज जब वो ये स्टोरी सबको सुना रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से सुना रहे हैं कि वो मेरा जो वेस्ट था ना, मेरा ही जो वेस्ट था वो एक चोर तक नहीं लेकर गया, फ्री में भी कोई उसको लेने को तैयार नहीं है, वो इतनी बुरी हालत में है। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका भी आंसर सेम ही है, आंसर सी, हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब एक मजाक उन्होंने ऐड करा है इसके अंदर कि मैं अपने आप को जिस तरीके से निहार रहा था आईने में देख के, हो सकता है ये नाग या ये नागिन भी अपने आप को देखकर निहार रही हो। अगर नाग है तो सोच रहा होगा मुझे कैसी लगेंगी, नागिन है तो सोच रही होगी कि किस तरीके से मेरी मेकअप करूँगी तो किस तरीके से लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सप्रेशंस यूज्ड टू शो फियर। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने यही जाना कि जो बात कही है उस बात पर वो ह्यूमर है, या मतलब सिचुएशन क्या उसमें एज सच ऐड की गई है कि क्या वो ह्यूमर है, क्या वो फियर है, यानी इमोशंस
जोड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशंस यानी भाव जोड़े गए हैं कि जिससे ये पता चले वो वाले भाव जो डर को दिखाएं। कौन से भाव? जो डर को दिखाएं। मतलब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल भाव नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो अलग अलग तरीके के भाव थे, जहाँ आप डर भी रहे थे, जहाँ पे डॉक्टर को सेंस ऑफ ह्यूमर भी ऐड कर रहा था, जहाँ डॉक्टर बोल रहा था कि अब वो डर नहीं रहा है। अलग अलग इमोशंस थे, हंसने वाले और डरने वाले सारे। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही इमोशन एक्सप्रेशन की बात हो रही है और वो है डर की। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द ऐसे यूज़ किए हैं या कौन कौन से फ्रेजेस ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो डर को दिखा रहे हैं। ऑलराइट, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमने 10 क्वेश्चन किए थे पिछले क्वेश्चन में। आई होप आपको वो सभी 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने सबके आंसर्स दिए होंगे। स्टूडेंट्स, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? डू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट दैट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Can you find the expressions in the story that tell you that the author was frightened? Read the story and complete the following sentences. Well, ये phrases जो हैं as it is आपके chapter में से लिए गए हैं और आपको इन्हें complete करना है। आपको यहाँ पर जो हिंट दिया गया है वो ये है, ऐसा नहीं है कि कुछ सेंटेंस लिखा है तो आप अपने आप से मन से कुछ भी कहीं से भी उठाकर लिख देंगे। नो, या आई वॉज टर्न्ड के साथ कोई और वर्ड दिया गया है तो आप लिख देंगे, नहीं। आपको सिर्फ वही वर्ड चूज़ करना है जो क्या दिखाता हो, जो फियर दिखाता हो। यानी जिन वर्ड्स को यहाँ ऐड करके इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये निकलेगा कि हाँ डरने से रिलेटेड है, तभी आप इसे तभी वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट है आई वॉज टर्न्ड, मैं बदल गया। किस में बदल गया? जब वो डर रहे थे तो वो किस में बदल गए थे? एकदम पत्थर जैसे हो गए थे। तो आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन। आई सेट देयर होल्डिंग, मैं वहाँ बैठा रहा। तो देखिए, पहला वाला तो मैंने इसलिए करके आपको बताया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि एकदम पत्थर जैसे हो गए थे। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में क्या आंसर आएगा? वेल, आई वॉज सेट देयर होल्डिंग, मैं वहाँ बैठा रहा और मैंने क्या रोक ली एकदम। अब क्या हो गया था? उनकी सांसें रुक गई थी। आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। चलिए, सेकंड का भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, लेकिन थर्ड जो है वो आपको ही लिखना है अपने कमेंट्स में। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक, मैं किस तरीके से बैठा रहा? वेल, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखिए आप अपने कमेंट बॉक्सेस में, जो करेक्ट आंसर है वो लिखिए। और तब तक मैं बताती हूँ कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा। वेल, फर्स्ट इज आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, I said there holding my breath। अब तक आपने ये थर्ड का आंसर लिख दिया होगा। तो in the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh, यानी एक इस तरीके की, मैं इस तरह से बैठा रहा मानो एक पत्थर की कोई मूरत है। और वो मूरत किसकी बनी हुई है? फ्लैश की, यानी मांस की बनी हुई है। जो मसल्स हैं, यानी एक इंसान ही है लेकिन पत्थर में वो तब्दील हो चुका है। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं डर, कि डॉक्टर की कितनी बुरी हालत हो गई थी जब एक सांप उनके सामने आ गया, उनके हाथ से लपट गया और उनके चेहरे से सिर्फ 3-4 इंच की दूरी पर ही था। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। In the sentences given below, some words and expressions are italicized. They are variously mean that one is very frightened, is too scared to move, is frightened by something that happens suddenly, makes another feel frightened. अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम ये वर्ड का मतलब समझेंगे आइटैलिसाइज्ड। आइटैलिसाइज्ड का मतलब वो वाले वर्ड्स जो आइटैलिक्स में लिखे हैं या इटैलिक्स में लिखे हैं। अब ये वर्ड्स कौन से होते हैं? इटैलिक्स में लिखना क्या होता है? इटैलिक्स में लिखना मतलब वो वर्ड्स जो स्लाइटली टिल्टेड होते हैं, हल्के से टेढ़े होते हैं। जैसे अगर हम
इन सभी वर्ड्स की बात करें तो ये एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट फ़ॉन्ट में लिखे हुए हैं, स्ट्रेट तरीके से लिखे हुए हैं। लेकिन यहीं आप अगर देखें कि स्कैर्ड आउट ऑफ माय विट्स, यानी ये स्कैर्ड से लेके और विट्स तक जो लिखा हुआ है विट्स तक जो लिखा हुआ है वो टेढ़ा, स्लाइटली टेढ़ा है। और ये जो जितने भी फ्रेजेस होते हैं वो आपको ढूंढने भी नहीं पड़ते हैं, पहचानने भी नहीं पड़ते हैं, वो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाते हैं कि ये बहुत टेढ़े लिखे हुए हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दैट दे आर रिटन इन आइटैलिक्स या और दे आर आइटैलिसाइज्ड, यानी इन्हें आइटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये आइटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो सकता है जिन्हें आइटैलिक्स या आइटैलिसाइज्ड का मीनिंग मालूम नहीं है, तो हमें ये मीनिंग मालूम होने चाहिए। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितने भी सेंटेंसेस ये जो हमें दिए गए हैं ना, कुछ वर्ड्स और कुछ एक्सप्रेशंस जो इसमें हैं वो आइटैलिसाइज्ड किए गए हैं। देखिए, वर्ड्स में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातों से समझ में आ जाता है कि हाँ, ये डर दिखा रही है, ये बात डर दिखा रही है, ये बात खुशी दिखा रही है, ये बात अलग एक्सप्रेशन लेकर आ रही है, ठीक है। तो हर बात का भी अपना एक भाव होता है। तो वही भाव जो है, वही वर्ड्स जो हैं, वो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो हैं किस में लिखे हुए हैं, आइटैलिसाइज्ड किए हुए हैं, जिन्हें स्लाइटली विच आर टिल्टेड, टेढ़े हैं। उनमें से कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स का क्या मतलब है, कुछ वर्ड्स का मतलब है कि बहुत डरे हुए, इज़ वेरी फ्राइटेंड, किसी कुछ का मतलब है कि बहुत थोड़ी सी मूवमेंट करने में ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस का मतलब है इज़ फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन सडनली, इस चीज़ से डर जाना कि अचानक से अगर कुछ हो जाए तो उस चीज़ से डर जाना। और जो चौथा है वो है मेक्स अनदर फील फ्राइटेंड, किसी और को डराना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, जितने भी वर्ड्स जो हैं जो आइटैलिक्स में दिए गए हैं, उनका इनमें से कौन सा मीनिंग निकल के आता है। इट मीन्स आपको एक तरीके से मैच द फॉलोइंग वाला काम करना है, कि जैसे हमें कोई ऑप्शन, मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाती हूँ। देखिए, मैच द मीनिंग्स विद द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस इन आइटैलिक्स एंड राइट द अप्रोप्रिएट मीनिंग नेक्स्ट टू द सेंटेंस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। द थिंग इज, आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी, आई वॉज स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स। ये आपके चैप्टर में से नहीं लिया गया है, ये आपको एक्सप्रेशन, यू नो, रिमेंबर लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये जो वर्ड है स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स, ये क्या बताता है। तो क्या बताता है मतलब, ये चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक्सप्रेशन है जो इस बात को समझाता है। तो क्या वेरी फ्राइटेंड, यानी आई वॉज स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स, यानी मैं बहुत ज़्यादा डर गया था या डर गई थी, यही पता चलता है हमें इस बात से। तो हमें इसी तरीके से, एक तरीके से मैच द फॉलोइंग करना है कि हर क्वेश्चन के साथ जो हमारे एक्सप्रेशंस जो हमें दिए गए हैं आई एम सॉरी, वो एक्सप्रेशंस जो हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हमको ये समझना है कि उन चारों में से कौन सा वाला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ मैच होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको हर क्वेश्चन का एक राइट आंसर पता है। और वो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन के बाद उसका जो ऑप्शन आपके दिमाग में आए वो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मेरे आंसर बताने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑल राइट, तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया है समझाने के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन जो है, I got a fright when I realized how close I was to the cliff edge। cliff edge का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी पहाड़ी या घाटी की जो एकदम किनारे पे, edge माने एकदम किनारा, और क्लिफ मतलब वो चोटी जहाँ पे, या पहाड़ की वो चोटी जहाँ से एकदम खाई ही है आगे, ओके। तो वहाँ पे एकदम चोटी के एकदम किनारे पर जब मैं आया या आई, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कहाँ पर हूँ, और तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। आई गॉट अ फ्राइट, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। तो जो चारों ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शंस में से यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स,
राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्सेस, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। He nearly jumped out of his skin when he saw the bull coming towards him. यहाँ पर भी एक डर का ही एक्सप्रेशन बताया गया है कि जैसे ही उसने बुल को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो ऑलमोस्ट अपनी स्किन से बाहर कूद गया। अब स्किन से बाहर कूद गया का क्या मतलब होता है? स्किन कोई कंबल तो है नहीं कि बस हटाया और बेड से फिर कूद गया, नहीं। यहाँ बेसिकली इसका मतलब ये है कि एकदम उसकी आत्मा ने मानो उसका शरीर ही छोड़ दिया हो, यानी वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसे 1 सेकंड के लिए लगा कि वो ऑलरेडी मर चुका है। तो इसका यही मतलब है। सॉरी। लेकिन ये एक बताने का एक तरीका है, एक समझाने का एक एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे कि किस हद तक वो डर गया था, मतलब लेवल ऑफ डर जो है, जो डिग्री है डरने की, वो बताने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। तो आप इनके आंसर्स अपने कमेंट बॉक्सेस में लिखते ही जाइए, और जब तक थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप सही समझते हैं, देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। एंड इट इज़ too scared to move। देखिए यहाँ पर है I got a fright when I realized how close I was to the cliff edge। जब वो यहाँ था तब इस लेवल तक उसे डर लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वहाँ से मूव करने में, मतलब कोई मूवमेंट करने में भी डर लग रहा था उसको, क्योंकि वो जिस जगह पे खड़ा है, ये आगे तो ऑब्वियसली जाएगा तो खाई में गिरेगा तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन ऐसे में जब हम पीछे की तरफ भी अगर आने लगते हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि कहीं ऐसा करते समय हमारा पैर स्लिप ना हो जाए, या जहाँ हम खड़े हैं हमारे पैर के नीचे का वो जो पत्थर है वो कहीं से हिल डुल ना जाए और हम गिर ना जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में इस वक्त आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, 1 सेकेंड में हम बहुत कुछ सोच लेते हैं। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी टू स्कैर्ड टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आपने अभी तक सोच लिया है? वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम ये तीनों के ही आंसर्स एकदम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी मीनिंग कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि सब डरे हुए हैं। सो वाई वेरी फ्राइटेंड, वाई टू स्कैर्ड टू मूव, एंड वाई फ्राइटेंड बाय समथिंग? देखिए, सबसे पहले हम करते हैं थर्ड ऑप्शन से शुरू। इसमें एक एक्सटर्नल चीज़ कोई है, देयर समथिंग, देयर इज़ अ सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी कारण है कोई जिसकी वजह से एक व्यक्ति को डर लग रहा है। अगर वो कारण ना हो, बाहरी कारण या कोई चीज़ है, या यहाँ पर एक जानवर है जो उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। कौन सा जानवर? बुल। अगर वो बुल ना हो तो शायद इसे डर ना लगे, लाइफ ऐसे ही आराम से कटती रहे। तो इसलिए यहाँ डर लग रहा है। तो फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली, अचानक से वो हुआ। ऐसा नहीं कि 1 आधे घंटे पहले से ही पता था कि बुल है, देखो वहाँ पर बुल है, वो वहाँ पर हड़दंग मचा रही है, वहाँ पर ये हो रहा है, वो ऐसा नुकसान कर रहा है, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, और अब उसका रुख मेरी तरफ हुआ है। ऐसा नहीं है। बुल जो है वो पहले से ही अचानक से आपके सामने आ गया और अब आपको मालूम ही नहीं कि करना क्या है। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जो द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर में डॉक्टर के सामने आई। द स्नेक वो अचानक से उनके सामने आया था। सो ही वॉज टू फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। वाई टू स्केर्ड टू मूव, मतलब हिलडुल पाने की ही स्थिति नहीं होना। ये स्थिति बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आए कि अब करना क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर जिस सिचुएशन में वो खड़े हो गए वो इतना ज़्यादा क्लोज है मरने के, यानी अगर वो ज़रा से भी हिले तो हो सकता है गिर सकते हैं यहाँ इस क्लिफ से, ठीक है। तो गिर जाएंगे तो फिर तो मरने के अलावा तो कोई कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा ना। तो इसलिए इस तरीके की सिचुएशन में आ जाना जहाँ जो डर है वो इतना ज़्यादा नज़दीक है आपके कि आप मूव भी नहीं कर सकते। अगेन ये सिचुएशन दिखाता है डॉक्टर की ये वो सिचुएशन है जहाँ सांप उनके बहुत नज़दीक आ जाता है। देखिए, सांप जब टेबल पे चला गया था तब भी तो डर लग ही रहा था ना डॉक्टर को। ऐसा तो है नहीं कि टेबल पे चला गया तो अब तो मुझे कोई डर है ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनमें डर लग रहा था, लेकिन इतने सेंसेस तो आ चुके थे कि हाँ अब वो मूव कर सकते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं। लेकिन जब वो डर उनके हाथ से लिपटा हुआ था उस टाइम पे तो डॉक्टर की हिलने तक की हिम्मत नहीं थी।
सांस जितनी आवाज़ करने की भी हिम्मत नहीं थी. सो जितना आपके नज़दीक डर है. एंड इन द फर्स्ट क्वेश्चन मैन वॉज फॉलोइंग आई वॉज स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स. ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको एज सच डर लग रहा हो. यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल रीज़न है. येस देयर इज़ सम एक्सटर्नल रीज़न, बट ये मौत जैसा डर नहीं है. यहाँ पर आप इस चीज़ से डर रहे हैं कि एक्चुअल में पता नहीं क्या हो. यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिस बात को लेकर डर लग रहा है वो कहीं ना कहीं जान को लेकर डायरेक्टली डर नहीं लग रहा. वो डर लग रहा है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, दैट समवन इज़ फॉलोइंग मी. तो हो सकता है चोरी कर ले, पर्स लूट ले, इस तरीके की लूट हो सकती है, पिक पॉकेटिंग हो सकती है. तो बहुत चीज़ों को लेकर यहाँ दिमाग में एक कन्फ्यूजन चलता रहता है. बेसिकली ये वो वाली सिचुएशन है जब डॉक्टर जो सांप है वो टेबल पर है और उस समय वो उसको जब निहार रहा है अपने आप, सांप जो है आईने में जब अपने आप को निहार रहा है और उस टाइम पे डॉक्टर देखे कि ये हो क्या रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डर तो रहा है लेकिन उस वक्त सोच भी रहा है कि ये कर क्या रहा है, अपने आप को देखकर क्या इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स हियर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अलग अलग फॉर्म ऑफ फियर समझ में आ रहे होंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. You really gave me a fright when you crept up behind me like that. यहाँ पे जिस तरीके का डर है वो है एकदम चौंका देने वाला. मतलब ये कोई भूतिया डर नहीं है, ये है एकदम चौंका देने वाला कि अचानक से आपके सामने कोई आ जाए या लिटरली भौ कर देते हैं. उस तरीके के डर की बात यहाँ हो रही है. तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के साथ सही जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट अंटिल आई टेल हिज स्टोरी इट विल मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड. इसका मतलब है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी यू विल हैव गूज बम्स. यू विल हैव व्हाट? गूज बम्स. इसका क्या मतलब है? गूज बम्स का मतलब होता है कि रोंगटे खड़े हो जाना. ऑल राइट. तो मैं आपको जब ये स्टोरी, हो सकता है कि कोई गोस्ट स्टोरी है, कोई हॉरर स्टोरी है, भूत की कोई ऐसी डरावनी कहानी जो सुन के एकदम हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वही ऐसी ही कोई स्टोरी सुनाना जो एक्चुअल में ऐसा सच कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सुनकर कोई बात का इस तरीके का एक माहौल बन रहा है जहां हमें डर लगने लग जाए. ऑल राइट. आगे बढ़ते हैं. पैरालाइज्ड विथ फियर द बॉय फेस्ड हिज अबडक्टर्स. अबडक्टर्स का बेसिकली मतलब ये होता है जिन्होंने किडनैप कर लिया हो, मतलब जो किडनैपर्स होते हैं. तो यहाँ जिसने भी इस बच्चे को अपनी गिरफ्त में या पकड़ में ले लिया है उन्हीं को ही कहा जाएगा एबडक्टर्स. ये बेसिकली है कि कोई आप ऐसी सिचुएशन में आ जाए जब वहाँ आप ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो जाएं. पैरालाइज्ड हो जाने का क्या मतलब होता है? पैरालाइज्ड हो जाने विद फियर, पैरालाइज्ड विद फियर हो जाने का मतलब होता है कि आपको इतना डर लगना कि आप चाहें तो भी अपने हाथ पैर बिल्कुल उठा या हिला नहीं सकते. बेसिकली पैरालाइज का मतलब होता है लकवा मार जाना. ठीक है, हमारी बॉडी में ये किस तरीके का प्रॉब्लम होता है कि हम चाहकर भी अपने उस बॉडी पार्ट को बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते जो पैरालाइज्ड है. ऑल राइट. तो पैरालाइज विद फियर का मतलब कि उस मोमेंट में इस तरीके से डर लगना, इतना ज़ोर से आपको डर लगना कि आप चाहकर भी, अगर आप चाहें भी कि मुझे अपना हाथ मूव करना है तो भी आप अपना हाथ मूव नहीं कर पाए. बेसिकली ये कंडीशन ऐसी होती है कि हमारा ब्रेन ही हमारे मूवमेंट्स के लिए सिग्नल पहुंचाता है कि अगर अपना हाथ हमें हिलाना है तो हमें, हमारा ब्रेन ही हमारे हाथ को ये सिग्नल पहुंचाता है कि हम हमारे हाथ को मूव करें. कंप्लीटली जो सेल्स होते हैं वो उनका काम होता है ये. लेकिन हमारा ब्रेन उस वक्त एकदम पैरालाइज हो जाता है कि वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है, इतना हमें डर लगता है. तो इसीलिए हमारा ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट्स को किसी भी तरीके का सिग्नल प्रॉपरली नहीं भेज पाता है और इसीलिए हम इतना ज़्यादा डर के मारे पैरालाइज हो जाते हैं कि हिल डुल भी नहीं पाते हैं. ऑल राइट. तो ये उसी तरीके का डर है. एंड लास्टली कम्स द बॉय हिट बिहाइंड द डोर नॉट मूविंग अ मसल. यानी एकदम दरवाजे के पीछे एक लड़का छुप गया और बिल्कुल हिल डुल भी नहीं रहा है कि किसी को पता भी ना चले कि मैं यहाँ हूँ.
हो सकता है किसी से बचने के लिए वो इस तरह से कर रहा हो, वॉट एवर द सिचुएशन कुड बी एनीथिंग, राइट। तो यही समझने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि नॉट मूविंग अ मसल मतलब ज़रा सा भी हिलडुल नहीं रहा है, एकदम बुत बन के दरवाजे के पीछे छिप गया है। क्या होता है जब रूम में मान लीजिए हमें पता भी ना हो, लेकिन इफ़ देयर इज़ समवन इन द रूम, हमारी नॉलेज के बिना, तब भी कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि देयर इज़ देयर एनीवन, यानी अगर मान लीजिए रूम में कोई आए पीछे से और कोई आवाज़ ना हो, तब भी हम एक बार पलट कर देख लेते हैं कि क्या कोई आया है, क्योंकि एक एनर्जी से हमें फील होती है। लेकिन कई बार इतना ज़्यादा सन्नाटे से और इतना ज़्यादा खामोशी से कोई आके और एकदम चुपचाप से खड़ा हो जाए कि हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि इफ़ देयर इज़ समवन। तो वैसे ही एकदम ये जो बच्चा है वो इस तरीके से यहाँ छिपा हुआ है कि किसी को पता ही नहीं चल सकता कि कोई है भी क्या। ऑलराइट, आइए देखते हैं इनके सॉल्यूशंस। एंड आई होप कि आपने अपने कमेंट बॉक्सेस में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी अभी तक लिख दिए होंगे, एंड आई एम श्योर वो सभी के सभी आंसर्स भी सही होंगे। क्वेश्चन 4 का आंसर है मेड समवन फील फ्राइटेंड, किसी को डराना, यानी दूसरे व्यक्ति को डराना। यहाँ पर यही हो रहा है कि यहाँ कोई व्यक्ति और व्यक्ति को कोई किसी और को डरा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वेरी फ्राइटेंड। इट इज़ अगेन द सेम आंसर, इट रेपिटेशन एक्चुअली, कि यहाँ पर भी वही सेम फीलिंग है कि बहुत ही ज़्यादा डरे हुए। ओके, क्वेश्चन 6 का आंसर है टू स्कैर्ड टू मूव, मतलब इतना ज़्यादा डरना, जैसे पैरालाइज्ड मैंने आपको बताया था कि एकदम हिलडुल नहीं पाना, तो इतना ज़्यादा डरना कि बिल्कुल हिलडुल भी नहीं पा रहे हैं, मूवमेंट भी नहीं हो पा रही है। ओके, एंड क्वेश्चन 7 का आंसर अगेन टू स्कैर्ड टू मूव, नॉट मूविंग अ मसल, एकदम इस तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह खड़े हो जाना कि बिल्कुल पता भी ना चले कि इफ़ देयर इज़ समवन, ये इतना ज़्यादा डर लगने का एक एक्सप्रेशन है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस गिवन टू अस, 4 तरीके के इस तरीके के अपने को भाव दिए गए हैं डर के, और वो भाव हमें इन अलग अलग क्वेश्चंस के साथ मैच करने थे और जो कि हम कर चुके हैं। आई होप आपने ये सभी भाव सही तरीके से सही क्वेश्चन के साथ मैच किए होंगे और कमेंट सेक्शन में भी अपने आंसर्स लिखे होंगे, और मुझे पूरा श्योरिटी है कि आपने सही ही किया होगा। और फिर भी स्टूडेंट्स अगर गलत किया है तो नॉट एन इशू, हम फिर से रिवीजन करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अपने 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ, और ये है पूरा ग्रामर पोर्शन। ये है रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है एक और वीडियो में बनाकर मैंने बनाया है, आप उसे वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आपकी जो चैप्टर में जितना एक्सरसाइज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी, और आपको आई एम श्योर जितना यहाँ पर भी गिवन है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे डिटेल के साथ। इसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सेपरेटली रिपोर्टेड स्पीच पे जो वीडियो बनाई गई है आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चले कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि रिपोर्टेड स्पीच का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि रिपोर्ट का मतलब क्या है, मतलब किसी को कोई चीज़ रिपोर्ट करना, यानी कोई इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचाना। यानी मेरी बात अगर किसी व्यक्ति से चल रही है, मान लीजिए मैं एक लड़की से बात कर रही हूँ जिसका नाम है अनु, तो अनु और मेरी बात हो रही है, और मैंने अनु और मेरे बीच की जो बात भी हुई है वो किसी थर्ड पर्सन को बताई है। लेट्स से मैंने उसे किसी और हम दोनों की आपस की बात नहीं, जो अनु ने मुझे जो कुछ भी बताया है वो मैंने एक थर्ड पर्सन को जाके एक्सप्लेन किया, यानी एक इन्फॉर्मेशन मैंने दूसरे को दे दी। ठीक है, तो जब ये इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे के पास गई, इसका मतलब मैंने उसे रिपोर्ट किया है। ओके, इस तरीके का जो कॉन्वर्सेशन होता है या इस तरीके की जो बातों का आदान प्रदान होता है कि एक से हुई हुई बात दूसरे से या तीसरे से कही जा रही है, उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझ लेते हैं। His friend asked, "Did you see the snake the next day, doctor?" यानी ये चैप्टर में इसे आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि आपके चैप्टर में कहाँ कहाँ रिपोर्टेड स्पीच है। तो
तो सबसे पहला है हिज फ्रेंड आस्क्ड डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। अब आप देखिए यहाँ पर कोट, ये विद इन कोट्स है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो जिस किसी व्यक्ति ने भी कहा है वो एज इट इज़ लाके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको जब हम रिपोर्टेड स्पीच में हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो क्या आया, हिज फ्रेंड आस्क्ड द डॉक्टर वेदर इफ़ ही हैड सीन द स्नेक द नेक्स्ट डे। इसका ये मतलब है कि उसके फ्रेंड ने पूछा कि क्या डॉक्टर ने अगले दिन स्नेक देखा। वेदर और इफ़ का जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें है his friend asked the doctor whether or if he had seen the snake the next day। यानी ये वाली जो बात कही है ना, ये वाली जो बात कही है ना, उस बात का यहाँ पर एक तरीके से बताया जा रहा है कि क्या बात कही है, लेकिन क्या बात एज इट इज़ वो पेस्ट की गई है, नहीं। मतलब हम भी जब किसी को कोई बात बताते हैं कि लेट्स से मेरी बात अनु से हुई है और अब मैं जाके अमित से कुछ कह रही हूँ, तो अनु से मेरी जो बात हुई है वो मैं अमित को एज इट इज़ नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं इस तरीके से बताऊँगी कि अनु ने क्या कहा, वो ऐसे कह रही थी और वो वहाँ गई। तो अगर अनु कह रही है कि मैं कल मूवी देखने के लिए गई थी, तो मैं अमित को किस तरह से बताऊंगी कि अनु कह रही थी कि वो कल मूवी देखने को गई थी। मैं कहकर ये बात नहीं बताऊंगी, मैं वो कहकर ये बात बताऊंगी कि वो कह रही थी या अनु कह रही थी कि वो कल मूवी देखने के लिए गई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको ये बात समझनी है कि जब भी हम एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे को पहुंचाते हैं तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर वर्ब्स में या टेंसेस में भी कुछ बदलाव होते हैं, कहाँ बदलाव होने चाहिए, कहाँ बदलाव नहीं होने चाहिए, उनको भी हमें समझने की ज़रूरत है और कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें याद रखने की ज़रूरत है। ऑलराइट, आई होप आपको जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है। हमने बेसिकली बताया है हिज फ्रेंड आस्क्ड, यहाँ पर भी ही आस्क्ड ऐसा कुछ नहीं, फ्रेंड आस्क्ड वो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन इसके आगे की जो बात है, उसके फ्रेंड की जो कही हुई एज इट इज़ बात है, उसमें एक तब्दीली आएगी कि वो ये कह रहा था कि क्या डॉक्टर जो है उसने अगले दिन सांप देखा कि नहीं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। द लिटिल गर्ल वंडर्ड विल आई बी होम बिफोर द टीवी शो बिगिनस। मतलब लिटिल गर्ल ने क्या कहा कि क्या मैं घर पहुंचने से पहले, क्या मैं शो स्टार्ट होने से पहले घर पहुंच जाऊंगी। विल आई बी होम बिफोर द टीवी शो बिगिनस, ठीक है, ये कहा। तो हमें अब ये लिटिल गर्ल की कही हुई बात अगर हम किसी दूसरे पर्सन को कहेंगे तो कैसे कहेंगे। हिंदी में पहले समझते हैं कि लिटिल गर्ल विचार कर रही थी और वो सोच रही थी कि क्या वो नहीं आएगा, क्या वो यानी शी आएगा, क्या वो टीवी शो शुरू होने से पहले घर पहुंच पाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो लिटिल गर्ल का जो आई है वो आई नहीं होके किस में चेंज हो जाएगा, शी में। सो द लिटिल गर्ल वंडर्ड इफ शी वुड बी होम बिफोर द टीवी शो बिगैन, ठीक है। तो आई को तो हमने समझ लिया, शी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ चेंजेस है। सबसे पहले तो टेंसेस में चेंज है। जैसे यहाँ पर वुड चेंज हो गया है, विल जो है वो बन गया है वुड, यानी पास्ट टेंस के अंदर चेंज हो गया है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कब की बात, यानी ये जब इंसिडेंट हुआ है, जब इस लड़की के साथ ही इंसिडेंट हो रहा था या जब ये क्वेश्चन पूछ रही थी, वो जो समय है वो अब ऑलरेडी बीत चुका है, वो अभी समय चल नहीं रहा, बीत चुका है, इसलिए वो बदल जाएगा पास्ट टेंस में। दूसरा कहाँ क्या चेंज हुआ है, दूसरा एक चेंज हुआ है वर्ब में, बिगिन्स। बिगिन का मतलब होता है शुरुआत होना, ठीक है, बिगिन का मतलब होता है शुरुआत होना।
तो यहाँ पे बिगिन जो है वो क्या बन गया है, बिगैन। अगर आप ध्यान दें तो बिगिन भी क्या बन गया है, बिगैन। मतलब इसकी जो फॉर्म है वो अब चेंज हो गई है। तो ये चीज़ें ही हमें ध्यान रखनी है। ये छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं जो हमें समझने हैं और उन्हीं रूल्स के साथ हमें हमारे इन रिपोर्टेड स्पीच के इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये सभी रूल्स और ये विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया हुआ है। आप प्लीज़ जाके उसे चेक कीजिए ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए। देन फाइनली कम्स द थर्ड पॉइंट, Someone asked why has the thief left the West behind। यानी यहाँ पर भी ये पूछा गया है कि एक व्यक्ति का क्वेश्चन, यानी एक व्यक्ति से कही हुई, व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को एज इट इज़ यहाँ पर लिखा गया है। आप देखिए हर क्वेश्चन का जो फर्स्ट जो सेंटेंस है जिसको ट्रांसलेट कन्वर्ट करना है उसे कोट्स में लिखा हुआ है, यानी वो बात उसने एज इट इज़ कही है कि वाई हैज़ द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। यानी यहाँ थीफ के बारे में बात हो रही है। तो जब हम थीफ के बारे में किसी को बता रहे होंगे तो कैसे बताएंगे, दैट वाई द थीफ हैड लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। मतलब थीफ ने क्यों जो वो वेस्ट थी, यानी वो स्लीवलेस श्रग जो था, उसे छोड़ दिया पीछे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैं एक और रूल बताती हूँ। ये रूल मैं इस वक्त इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम 3 एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व कर चुके हैं और हमें ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ कि पहला जो सेंटेंस है उसमें कोट्स के अंदर फ्रेज़ लिखा हुआ है लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच में 2 तरीके की स्पीचेस आती हैं। एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि किसी की भी कोई बात एज इट इज़, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो एज इट इज़ बात है, इट मीन्स दिस द फर्स्ट सेंटेंस इज, इट इज़ द डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, दिस वन इज़ द डायरेक्ट स्पीच। लेकिन वहीं जब हम दूसरे पे जब इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, सो दिस बिकम द इनडायरेक्ट, दिस बिकम्स द इनडायरेक्ट, ऑलराइट। क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी बात को एज इट इज़ नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं उसको। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है और जब यही तब्दीली कर रहे होते हैं उसी समय कुछ रूल्स होते हैं जो इन पर एप्लीकेबल होते हैं, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The words if or whether are used to report questions which begin with do, will, can, have, are, etc. These questions can be answered yes or no. देखिए ये questions जो हैं, जैसे हमने इफ़ और वेदर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमको ये बेसिकली जानना है कि जितने भी जो क्वेश्चंस हैं जो इन सभी वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, इन सभी के सभी वर्ड्स से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसमें जो रिपोर्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर जो सेंटेंसेस में जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वो फिर इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। ये ऐसा रूल है स्टूडेंट्स जो लर्न करना ही आपको पड़ेगा, ठीक है। समझना तो है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन ये रूल एक याद करने का रूल है कि डू, विल, कैन, हैव, आर, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन वाले ये जो बन रहे हैं और इन वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें इफ़ और वेदर हमें इस्तेमाल करना होता है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द स्पीच। देन कम्स कि जो भी क्वेश्चंस इन सभी वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, इन सभी वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, आर रिपोर्टेड यूजिंग दीज सेम वर्ड्स। उनमें यही वर्ड्स को यूज़ करके हम मतलब ये चेंज नहीं होते, सेम यही वर्ड्स यूज़ होते हैं जब हम स्पीच चेंज कर चुके होते हैं। सो देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब्स वी यूज़ इन क्वेश्चन विद इफ़ और वेदर, वाई, व्हेन एट्सेट्रा आर आस्क, इंक्वायर एंड वंडर। वेल, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी वर्ब्स हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। तो ये वाले जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सब
इसमें तब्दील हो जाते हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स एट दिस स्टेज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपने इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है अभी तक शायद नहीं देखा होगा। ये सब डिटेल में समझने के लिए वो वीडियो देखना आपका बहुत ज़रूरी है। ये बेहतर समझ में भी आएगा और इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। सो डू वॉच दैट वीडियो। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Remember that in reported speech the present tense changes to past tense। ये हम देख चुके हैं, जो भी हमारा जो present tense में जो word थे वो past में हो गए थे। Remember it turned into word in that one of the questions. Here today, tomorrow, yesterday, etc. changed to there, that day, the next day, the day before, etc. All these are the rules students। यानी जो भी here, today, tomorrow, yesterday वो किस में चेंज हो जाता है। देखिए टुडे, टुमारो, येस्टरडे एक तरीके से हम स्पेसिफिसिटी बता रहे हैं, मतलब टू द पॉइंट हम बता रहे हैं कि आज या कल या परसों या बीता हुआ कल जो भी समय है वो हम टू द पॉइंट बता रहे हैं। लेकिन जब हम उसको चेंज करते हैं, चेंज टू दैट डे यानी उस दिन, या द नेक्स्ट डे, द डे बिफोर, यानी एक यहाँ पर जो फिक्सेशन है टाइम का वो अलग हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उस दिन तब ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ। यानी ये नहीं बताया जा रहा कि आज की तारीख में क्या हुआ है या कल की तारीख में क्या हुआ है, ये बताया जा रहा है कि उस दिन ऐसा हुआ था फिर तब ऐसा हुआ। इज़न्ट इट? तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे चेंजेस आते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें हम उसे हम चेंज करते हैं। Third rule is I or you change to me, him or he etc. as necessary। ये भी हमने एक एग्जाम्पल में पीछे देख चुके हैं कि जो लिटिल गर्ल है उसमें जब उसने यूज़ किया I तो सेंटेंस क्या था, will I be able to and etc. will I be able to, तो जो I था वो किस में बदल गया था, she में बदल गया। अगर लिटिल गर्ल की जगह लिटिल बॉय होता तो वो I किस में टर्न हो जाता, will he, वो he में टर्न हो जाता। सो डिपेंडिंग ऑन हु द पर्सन इज़, मेल और फीमेल, उसके अकॉर्डिंग भी ये ट्रांसलेशंस होते हैं। ऑलराइट, और मैं हूँ या तुम हो उसके अकॉर्डिंग भी ये बदलाव आते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस की वजह से ही पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, हर एक रूल को अच्छे से समझना है। ओके, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। दैट ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही सेड टू मी दैट आई कौन हो जाएगा, जो ही है, लेट्स से ही इज अमित ओनली। ठीक है, सो अमित सेड दैट ही, डोंट का क्या हो जाएगा, डिड। रिमेंबर पास्ट टेंस, तो ही का डोंट का हो जाएगा डिड नॉट बिलीव मी, डिड नॉट बिलीव मी। यहाँ यू कौन है, किसके बारे में बात कर रहा है, कि अनु क्या कह रही है, अमित क्या कह रहे हैं कि मुझ पे यकीन ही नहीं है। ठीक है, तो ये यू कौन हो जाएगा, मी। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, इट इज़ समथिंग वेरी इजी। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ आई कौन होगा, यू कौन होगा, मी कहाँ आएगा, ही और शी कहाँ आएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस को पास्ट करना हम नहीं भूलेंगे। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। She said to him, I don't believe you। अब यहाँ अगर हम देखें, अगर हम she को A कंसिडर करते हैं और हम अगर him को B कंसिडर करते हैं, ठीक है, चलिए मैं और अच्छे से समझाने के लिए कलर चेंज कर देती हूँ। she कौन है, A, और him कौन है, let's say B। ओके,
आई डोंट बिलीव यू। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये फ्रेज़ है आई डोंट बिलीव यू, उसमें आई कौन है और यू कौन है। तो यू बेसिकली अगर शी कह रही है हिम से कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, यानी तो तुम कौन हुए, यानी यू कौन हुआ, हिम। सो यू एंड शी वुड बी आई। ऑल राइट, यहाँ आ जाएगा ये आई। ऑल राइट, आई होप यहाँ तो ये क्लियर हो चुका है। अब जब हमें इसको चेंज करना है, सो शी टोल्ड हिम, ये तो सेम ही रहेगा। सो शी टोल्ड हिम दैट, आई कौन बन जाएगा, आई विल बी शी, ये गर्ल है ना तो ये बन जाएगी शी, एंड यू इज दैट दिस पर्सन ओनली, हिम। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हिम। तो अगर आप यही सिंप्लिसिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सो देखिए शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट बिलीव हिम। हिम यू हो गया हिम। डिड यहाँ क्यों आया, रिमेंबर पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। सो शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट बिलीव हिम। आई होप स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि जो फ्रेज़ होता है ना, ये कोटेड फ्रेज़, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि किसने किसको संबोधित किया है और किसने किससे बात की है, और जो वर्ब है उसको पास्ट टेंस में हमें लेकर जाना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट दीज क्वेश्चंस यूजिंग इफ़, वेदर और वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, वांट। रिमेंबर हमने पीछे कुछ रूल्स पढ़े हैं जहां हमने देखा है कि इफ़ और वेदर कब आता है, कौन से वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो वर्ड है, पहला वर्ड है, वो चेंज नहीं होता है, कब हमें रिपोर्टिंग वर्ब है उसे चेंज करना होता है। रिमेंबर, सो हमको ये सारे रूल्स अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए याद रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है या पहला सेंटेंस है वो है, मीना आस्क्ड हर फ्रेंड डू यू थिंक योर टीचर विल कम टुडे। सो सबसे पहले तो ये जाने कि आस्क्ड हर फ्रेंड, तो हमको नहीं मालूम कि ये फ्रेंड जो है वो मेल है या फीमेल, वो कोई भी हो सकता है। तो हमको ही और शी या हिज और हर, ये दोनों ही वर्ड्स को लेकर चलना यहाँ पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो इफ़ द फ्रेंड इज़ अ गर्ल और अ बॉय। तो मीना आस्क्ड हर फ्रेंड डू यू, तो यहाँ पर यू कौन है, यहाँ यू है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। तो फ्रेंड हिम, लड़की और लड़का दोनों में से कौन है हमें पता नहीं, तो हमें दोनों ही वर्ड्स लेकर चलने हैं। थिंक योर टीचर, योर भी कौन हुआ, अगेन द फ्रेंड, योर टीचर विल कम टुडे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि यू और योर दोनों ही फ्रेंड के लिए संबोधित वर्ड्स हो रहे हैं। दूसरा, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जब भी, ये रूल में भी है कि जब भी कोई भी सेंटेंस जो है, कोई क्वेश्चन है, अगर डू से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जगह इफ़ या वेदर ले लेगा। ऑल राइट, सो इफ़ या वेदर ले लेगा, और हमें वर्ब्स पास्ट में चेंज करना है, ये भी हमें याद रखना है। तो हमें देखना है कि कौन कौन से वर्ब्स हैं। तो पहला तो आ गया थिंक ही आ गया। ऑल राइट, सबसे पहला कौन सा आया है, थिंक। तो थिंक भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये भी पास्ट में, विल भी पास्ट में चेंज हो ही जाएगा। तो हमको ये देखना है, देखिए मैं ऑलमोस्ट आपको सभी का आंसर बता चुकी हूँ। आई होप आपके लिए अब इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान रहेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, मीना आस्क्ड हर फ्रेंड इफ़, क्योंकि डू की जगह इफ़ या वेदर आता है तो इफ़ आएगा। इफ़ ही और शी, फ्रेंड का जेंडर हमें नहीं मालूम है कि मेल है या फीमेल है, तो इफ़ ही या शी थॉट, थिंक भी मैंने आपको बताया था कि पास्ट में चेंज होगा, तो थॉट हिज और हर, अगेन हमको मालूम नहीं है कि लड़का है या लड़की, हिज और हर
टीचर would come that day, ये भी हमें याद रखना है। टुडे को भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमने इस पर, ये भी एक रूल है कि जो चेंज करने के बाद हमें यही कहना होता है उस दिन, क्योंकि जब ये फर्स्ट सेंटेंस, जब ये बात हुई है, तब बात हुई है कि आज क्या तुम्हारी टीचर आएंगी, लेकिन जब ये बात कहीं और बताई जा रही है तब ये वाला टाइम पीरियड ऑलरेडी पास्ट में जा चुका है। तो जब ये बताया जा रहा है तो ये बताया जाएगा उस दिन। मान लीजिए अगर यहाँ कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन होती तब हम उस डेट को उस तरीके से मेंशन कर देते, लेकिन अगर डेट मेंशन नहीं है, अगर सिर्फ टुडे, येस्टरडे इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसमें चेंज लेकर आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डेविड आस्क्ड हिज कलीग वेयर विल यू गो दिस समर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखना है हमें कि यू कौन है, हु इज़ यू। डेविड आस्क्ड हिज कुलीग, मतलब डेविड ने अपने कुलीग से, कुलीग कौन होता है? साथ में काम करने वाले लोग, जो काउंटर पार्ट्स आपके होते हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे होते हो। तो उन्होंने अपने कुलीग से पूछा कि तुम, यानी ही या हर भी हो सकता है, would he go this summer। तो ये समर की भी बात पीछे जा चुकी है, तो क्या यहाँ ये this summer ही रहेगा? यही आपको सॉल्व करना है और बताना है कि एक्चुअल में जब ये हम इसको बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा। दूसरा एक और मैं आपको बता देती हूँ, वेयर की जगह क्या आना चाहिए? इफ़ या वेदर आना चाहिए? जी नहीं, इफ़ या वेदर नहीं आएगा। इफ़ यू रिमेंबर द रूल्स करेक्टली, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर व्हेन, वेयर, व्हाट से स्टार्ट होते हैं तो वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ ही रहते हैं, यानी वेयर ही आएगा। विल चेंज, जो विल है वो चेंज होगा। चेंज होके किस में बदल जाएगा? वेल आइए देख लेते हैं हम हमारे आंसर में। सो David asked his colleague where he would, will हो गया would, you हो गया he, where he would go that summer, this summer बन गया that summer। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप इन सैम्पल्स को सॉल्व करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको और क्लैरिटी आती जाएगी कि किस तरीके के वर्ड्स को किस तरीके से चेंज किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंसेस चेंज करने आ जाएंगे, रिपोर्टेड वर्ब्स सब चेंज करने आ जाएंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर भी जो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है वो ये है, ये जो एकदम पहला फ्रेज़ जो होता है ना, सेंटेंस का जो पहला भाग है, वो जानना आवश्यक रहता है कि कौन किससे कह रहा है, और जो आगे जो कोटेड फ्रेज़ है उसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो जिससे कह रहा है वो यहाँ जाके कौन बन रहा है। ऑलराइट, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए इस स्पीच को बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्योंकि यही होती है। आइए आगे के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। He asked the little boy, why are you studying English? यानी हमें ये पता है कि एक बॉय के बारे में ही बात हो रही है, and there is someone who is asking this boy कि why are you studying English? तो हमें सबसे पहले जानना है कि यहाँ पर ये you कौन है। तो you कौन है? This little boy only. Alright, तो boy हो गया he। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। अब यहाँ आर जब आ रहा है तो आर को जब हम बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? वर। लेकिन जब हम यू को बदला तो ही बना, और ही एक सिंगुलर वर्ब होता है, यानी सिंगुलर नाउन होता है, यानी सिंगल, और नाउन भी नहीं, एक्चुअल में ही प्रोनाउन होता है। तो ही क्या हुआ? सिंगुलर प्रोनाउन है। तो जब सिंगल पर्सन की बात होती है तो उसके साथ कभी भी आर एक हेल्पिंग वर्ब है और एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो कभी भी सिंगल प्रोनाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। इस बारे में भी मैंने अपने डिटेल्ड वीडियो में बताया है रिपोर्टेड स्पीच के, आप प्लीज़ उसे देखिए तो और भी ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आर जो है वो
वर में नहीं, वॉज में तब्दील होगा। ही के साथ वॉज ही आएगा। ओके, भले ही हो या शी हो, यानी ही माने एक ही व्यक्ति है, इसलिए सिंगल या सिंगुलर है। ओके, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, यानी वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आर और यू हम दोनों को समझ चुके हैं कि वो कैसे बिहेव करेंगे जब सेंटेंस बदलेगा। वाई के बारे में मैं आपको क्या बताया था? वाई का मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के जितने भी वर्ड्स से क्वेश्चन बनते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, देयर विल बी नो चेंज। आगे बढ़ते हैं, स्टडिंग इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश तो एज इट इज़ ही रहेगा, इंग्लिश में तो किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं होगा, इट्स अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ठीक है, कोई भी नेम है ना, इस तरीके में कोई चेंजेस नहीं होते, या कोई भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उनमें प्रॉपर नाउन में बेसिकली चेंजेस नहीं होते, जो नाम है एग्जैक्टली। ऑलराइट, नाउ कम्स द स्टडिंग। अभी स्टडिंग चेंज होगा या नहीं होगा? स्टडिंग बन के क्या स्टडीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे स्टडिंग बदल के क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्सेस, और तब तक हम देखते हैं कि ये क्या सेंटेंस बन के निकलता है। वाई को हम जानते हैं वाई ही रहेगा, यूँ चूँकि ही बन रहा है तो आर बनेगा वॉज। स्टडिंग आपको पहचानना है, और इंग्लिश में कोई फेरबदल नहीं होगी। तो देखते हैं आंसर क्या बना, और जो सही सेंटेंस बनकर निकलता है वो है ही आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाई ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश। अब आप यहाँ कहेंगे मैम स्टडिंग चेंज ही नहीं हुआ, स्टडीड क्यों नहीं आया? वेल स्टूडेंट्स, यहाँ अप्लाई होता है ग्रामर का रूल, और वो रूल कहता है कि चाहे पास्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हमेशा ही वॉज स्टडिंग ये आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, स्टडी के साथ प्लस ing लगेगा। इट इज़ द रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये रूल आप याद रखेंगे, और जब भी इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बदलने रहते हैं रिपोर्ट एंड स्पीच के, तो हम याद रखेंगे कि अपने मन से बिना सोचे समझे कुछ भी वहाँ ऐड नहीं करना है, कि बस बिना दिमाग लगाए स्टडिंग को स्टडीड कर दिया। नो, सो इट विल बी he asked the little boy why he was studying English. I hope it is clear, students. Next comes, she asked me when are we going to leave. इसका मतलब है she asked me, उसने मुझसे पूछा। okay, when are we going to leave? she is saying when are we going to leave, मतलब वही लोग कब जा रहे हैं। तो यहाँ we कौन है? we basically ये शी जो लड़की है यही है, दैट व्हेन आर वी गोइंग टू लीव। तो यहाँ पे व्हेन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, वी बन जाएगा दे, दे भी प्लूरल ही होता है, इसलिए आर क्या बन जाएगा? वर। ओके, तो व्हेन आर दे गोइंग टू लीव होगा या गॉन टू लीव? वेल, दे है और वर है, तो ये अगेन इट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के साथ गोइंग ही आता है। सो शी आस्क्ड मी व्हेन दे वर गोइंग टू लीव, यानी गोइंग एज इट इज़ रहेगा, अगेन पास्ट कंटिन्यूअस का रूल यहाँ अप्लाई हुआ है। Then comes to fifth sample. Pran asked me, have you finished reading the newspaper? Pran ने मुझसे पूछा, again Pran is asking me, have you, ये मुझसे पूछ रहा है have you, इसका मतलब मैं। So you कौन है? me. All right, me finished reading the newspaper. तो सबसे पहले तो यही, सबसे ज़्यादा तो यही जानना होता है। अब आप मुझे बताइए, जब हैव आ रहा है तो क्या यहाँ पे ये चेंज होता है या एज इट इज़ रहता है? कीप द रूल्स इन योर माइंड स्टूडेंट्स, अपने दिमाग में ये सभी रूल्स याद रखने हैं, तभी आप इनका सही
तरीके से इन सेंटेंसेस को बदल पाएंगे. ऑल राइट, तो देखते हैं. Pran asked me if I had finished reading the newspapers. If I had finished reading the newspapers. Have हो गया had, और if आ गया. अगर have से और in words से जब क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर if या whether हमें लगाना होता है. So Pran asked me if I had finished reading the newspaper. It was again a very easy question. आगे बढ़ते हैं. Seema asked her, how long have you lived here? Now I am sure बहुत easily आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर you कौन है. You है her. You कौन हो गई? her हो गई. तो you बनी her and lived here. So how long have you lived here? Seema asked her. अब ये convert होके क्या बनेगा? Seema asked her that how long had she. You बन जाएगी she. All right. Have क्या हो जाएगा? क्या had हो जाएगा? Yes. हाउ के साथ कौन सा रूल अप्लाई होगा स्टूडेंट्स? हाउ के साथ क्या वो एज इट इज़ रहेंगे हाउ, या इफ़ या वेदर लगेगा? वेल, जानने के लिए ये रहा आपके सामने करेक्ट सोल्यूशन. सीमा आस्क्ड हर हाउ लॉन्ग शी हैड लिव्ड देयर. अब यहाँ कहाँ कहाँ और चेंजेस आए हैं? हाउ एज इट इज़ रहा. हाउ लॉन्ग यू मैंने आपको बताया था शी हो जाएगा. हैव मैंने आपको कहा था हैड हो जाएगा. हाउ लॉन्ग शी हैड लिव्ड देयर, मतलब यहाँ पर हेयर जो है वो चेंज होके बन गया है देयर. प्लेस पर भी सेम रूल अप्लाई होता है कि यहाँ जो है यहाँ वाली प्लेसेस हो जाती हैं वहाँ, कि मैं यहाँ रह रही हूँ. ये बात मैं जब किसी और को बता रही हूँ तो मैंने कहा वो ऐसे कह रही थी कि वो वहाँ रहती है. रिमेंबर, इसीलिए हर सैम्पल हर एग्ज़ाम्पल के साथ साथ आपको इस तरीके के नए नए रूल्स ऐड होते चले जाएंगे और तब और भी बेहतर तरीके से वो समझ में आते चले जाएंगे. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन, आर यू रेडी टू डू द वर्क? शीला ने स्टूडेंट से पूछा, यानी यू आर यू, यानी चिल्ड्रन हो गए यू. आर यू रेडी टू डू द वर्क? तो आर क्या हो गया? आर हो गया वर. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लिखा हुआ है, और चिल्ड्रन का मतलब होता है प्लूरल है, मतलब खूब सारे बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं. तो इसलिए आर चेंज होके वर होगा, वॉज नहीं होगा. ठीक है. वर यू रेडी टू डू द वर्क? अब आर से स्टार्ट हो रहा है, तो आर से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या हम उसमें इफ़ लगाते हैं या नहीं लगाते? वेल, आप सोचिए और हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ. शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ़. शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ़ दे वर ready to do the work. If they were ready to do the work. Okay? Yes. I hope this was one of the easiest examples so far. सबसे आसान examples में से एक था अभी तक, और मुझे I hope कि अभी तक आपको ये सभी जो sentences हैं, जो reporting speech के sentences हैं, उन्हें अच्छे से बदलना भी आ ही गया होगा. स्टूडेंट्स, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको फेस हो रहा है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बनाई जा चुकी है जो ग्रामर पोर्शन की सीरीज़ में है. आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको डिटेल में सभी रूल्स और अच्छे से समझ में आ जाएं, और वो समझ में आने के बाद आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अभी जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी. और लास्ट में मैं आपको ये याद दिला दूँ
कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियोस के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।